अध्याय 401 आक्रामक महिला जय। उसके चेहरे पर एक दरवाजा बंद होना कुछ ऐसा नहीं था जो सूली को आदत थी और उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। वह उनसे मिलने और बातचीत करने के लिए आई थी और इस तरह से ठुकराया जाना अकल्पनीय था। वह पुरुषों की एक लंबी लाइन की कल्पना कर सकती थी जो इस तरह के अवसर पाने का सपना देख रहे थे, यहाँ तक कि उससे एक नजर या मुस्कान प्राप्त करना भी उनका दिन बना देगा। फिर भी इस आदमी के लिए इसमें से कोई भी मायने नहीं रखता है, वह इतना ठंडा कैसे हो सकता है। कई चीजें थी जो वह उससे पूछना चाहती थी और हुआओ कॉर्पोरेशन में उनका साक्षात्कार निस्संदेह एजेंडे में वस्तुओं में से एक था। कई विदेशी भाषाओं के साथ जियाओ लो की प्रवीणता के बारे में सुनने के बाद वह इसके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। वह फिर से दरवाजे की घंटी के लिए पहुंची, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। उसकी उंगली अभी भी दरवाजे की घंटी पर थी जब उसने उस पर बार बार आने के विचार को रद्द करने का फैसला किया और अपने अपार्टमेंट में लौटने के लिए मुड़ गई। जियाओ लो के अपनी इकाई में लौटने के बाद वह तुरंत कमल की स्थिति में बस गए और अपनी सांस को नियंत्रित किया। अपनी तकनीकों का उपयोग करने में सफेद बालों वाले भिखारी के कौशल को कम करके नहीं आंका जा सकता था और वह पहले से ही अपने विरोधी द्वारा दी गई किक से गंभीर आंतरिक चोट का सामना कर रहा था। जियाओ लो ने सिस्टम के उपचार समारोह पर कोई और अंक खर्च नहीं करने का फैसला किया, यह जानते हुए कि वह चोट को ठीक करने के लिए अपनी सांस विनियमन तकनीक का सहारा ले सकता है। और यही कारण था कि जियाओ लो ने सूली को सब्जी तारो पेस्ट तैयार करने का तरीका सिखाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा यह बहुत समय पहले नहीं था कि जियाओ लो यह सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वजनिक शौचालय में था कि यांग होंगजी मल के ढेर को खाने के बारे में अपना वचन रखता था, और जब उसने सफेद बालों वाले भिखारी को पीटा तो उसने सुनिश्चित किया कि यांग होंगजी और उसके अंगरक्षकों के पास दावत हो। हालांकि उसे अपने शरीर पर कुछ भी गंदगी नहीं मिली, लेकिन वह एक सुस्त बदबू का पता लगा रहा था, इसलिए यह वास्तव में किसी को खाना पकाने का तरीका सिखाने के लिए उपयुक्त समय नहीं था। अचानक उसने एक अजीब खुशबू का एक वफा पकड़ा। जियाओ लो ने खुशबू की यादों को याद करने की कोशिश करते हुए एक झटका लिया। फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अपनी सांसों को नियंत्रित करने का अभ्यास बंद कर दिया, क्योंकि सुगंध उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गई थी। इससे पहले कि वह एक मांसपेशी को हिला पाता, बेडरूम से एक अंधेरी आकृति उभरी और बिजली की काली चमक की तरह उसके पीछे आ गई। काले रेशम के दस्ताने पहने एक पतला हाथ उसकी पीठ पर दबाया गया था और जियाओ लो ने अचानक महसूस किया कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था, क्योंकि उसे इंडेक्स और मध्य उंगली के साथ एक्यूपॉइंट पर सटीक रूप से मारा गया था। मी, अब तुम मेरी हो। उसके कान में एक कर्कश और मोहक आवाज फुसफुसाई। जियाओ लो के पीछे से काले रंग की सूट पहने महिला अपने पतले कूल्हों को उत्तेजक रूप से हिला रही थी। जियाओ लो के ठीक सामने खड़े होकर उसने आकर्षण और करिश्मा दिखाया। उसके सुंदर नाजुक विसेज को रेशमी काले बालों से फ्रेम किया गया था, एक ढीले चिगनन में पहना गया था और ड्रैगन फिनिक्स डिजाइन के साथ जैस्पर हेयरपिन से सजाया गया था। उसकी आंखें आकर्षक थी, लगभग छेड़खानी कर रही थी और किसी भी आदमी के लिए उसकी नजर का विरोध करना मुश्किल होता। एक ग्रीक देवी की तरह उसके सामने खड़ी वह लग रही थी जैसे उसने पुराने स्वामी की शास्त्रीय पेंटिंग से बाहर कदम रखा हो। लेडी पॉजन, तुम क्या कर रही हो? जियाओ लो हाँफ रहा है। मैंने पहले भी कहा है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। फू यिरेन अचानक नीचे झुक गई और धीरे से अपने तरकश वाले होठों को जियाओ लो के स्पर्श पर रख दिया, जैसे कि एक ड्रैगनफ्लाई तालाब की सतह को हिला रहा हो। उसके गाल शर्मा गए और पास के दीपक की मंद रोशनी में वह उल्लेखनीय रूप से मनोरम और मंत्रमुग्ध लग रही थी। एक बहुत ही विचारोत्तेजक तरीके से वह एक लालसा भरी आवाज में चिल्लाई, अपने लाल रंग के होठों को आमंत्रित करते हुए। जियाओ लो का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को ठेठ फैशन में पाया और कहा, किसी और को ढूंढो, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। अन्य पुरुषों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, मेरी नजर में मैं केवल आपको चाहता हूँ। फू यिरेन ने दोनों हाथों से जियाओ लो के चेहरे को पकड़ रखा था। अपने जुनून में उसने अपने इरादे से अधिक ताकत लगाई, जियाओ लो के चेहरे को चूमा और इसे कांच की खिड़की से दबाया। जियाओ लो की आंखें ठंडी थी। उनके जैसा पुरुषवादी कभी भी किसी महिला को बच्चे की तरह अपना चेहरा पकड़ने की अनुमति नहीं दे सकता था। अपने हाथ हटा लो, उसने चिल्लाया। मी, मुझे आशा है कि आप उस स्थिति को समझते हैं जो आप अब हैं, आप मेरे शिकार हैं और मैं आपके साथ जो कुछ भी चाहता हूँ वह कर सकता हूँ। अब मेरे लिए कोई भावना नहीं होने के लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता, लेकिन ऐसी चीजों को समय के साथ विकसित किया जा सकता है। और जैसा कि मेरे पास अब कोई असाइनमेंट नहीं है, यह शुरू करने का सही समय है। मैं अपने रिश्ते को पोषित करने के लिए हर दिन आपके साथ यहाँ रह सकता हूँ। फू यिरेन की आवाज मोहक थी और इसमें वह गुण था जो एक आदमी को अपने घुटनों पर ला सकता था। इतना कहने के बाद उसने जियाओ लो को जबरदस्ती चूम लिया। जियाओ लो की आंखें सदमे में चौड़ी हो गई। फू यिरेन के इतने बोल्ड होने की उम्मीद नहीं थी। फू यिरेन के जहर के प्रतिरोधी होने के बावजूद जियाओ लो यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। क्योंकि वह पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपने दांतों को एक साथ बांधने के लिए जो ताकत छोड़ी थी उसका इस्तेमाल किया। आह! फू यिरेन, जो अपने जुनून में खो गया था, अचानक दूर खींच लिया और अपने पैरों पर कूद गया, सीधे खड़ा हो गया, उसके मुंह को पकड़ लिया। जियाओ लो के काटने से चोट लगी और उसने तुरंत अपने क्रूर स्वभाव का खुलासा किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह गुस्से से चिल्लाई, अपनी दाहिनी हथेली को ऊपर उठाते हुए इसे जियाओ लो की खोपड़ी पर पटकने का इरादा किया। लेकिन जब उसने जियाओ लो की आंखों में देखा तो उसका जानलेवा विचार तुरंत गायब हो गया। निराश होकर उसने अपना दाहिना हाथ गिरा दिया और बस जियाओ लो को भावनात्मक रूप से देखा। लेडी पॉइजन, आप और मैं दोनों एनएसए के लिए काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई अप्रिय स्थिति हो। मुझे खेद है, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप वास्तव में एक आदमी चाहते हैं तो मैं आपको कुछ की सिफारिश करूंगा। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप संतुष्ट होंगे, जियो लो ने कहा। मैंने कहा, मैं केवल तुम्हें चाहता हूं, मैं किसी और आदमी को भी नहीं देखूंगा। फिर फू यिरेन की अभिव्यक्ति अचानक नरम हो गई और उसने कहा, यह मेरा पहला चुम्बन था। चाहे आप इसे स्वीकार करें या न करें, यह आपको दिया गया था, इसलिए आपको मेरे लिए जिम्मेदार होना चाहिए। क्या? @ जियाओ लो ने महसूस किया कि उसकी छाती कस गई है, क्योंकि वह तुरंत सोच रहा था कि उसे एक बार फिर उस रिश्ते के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है जो उसने नहीं मांगा था। क्या सभी लड़कियां ऐसी ही थी? वह जानता था कि उसे एक दृढ़ रुख अपनाना होगा और कहा, मैं आपको सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उस विचार को छोड़ दें। तुम
फू येरेन स्वभाव से एक विनम्र व्यक्ति था। हालांकि उसने पहले कहा था कि वह धीरे धीरे जियाओ लो के साथ अपने रिश्ते का पोषण करना चाहती थी, फू येरेन ने इसे खो दिया जब उसे जियो लो से वह प्रतिक्रिया मिली। गुस्से में एक ईर्ष्यालु छोटी लड़की की तरह उसने कहा, आपकी पत्नी सू ली एक लोकप्रिय स्टार है और वह ठीक बगल में रहती है, क्या मैं सही हूँ? वह बहुत सुंदर है और यहाँ तक कि जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे उसकी सुंदरता से जलन होती है। लेकिन उसने उस आदमी से शादी कर ली है जिसे मैं चाहता हूँ और अब उसे मरना होगा। मैं तुम्हें हिम्मत देता हूँ। शियाओ लो की आंखें गुस्से से लाल हो गई क्योंकि उनके शरीर से तुरंत एक जानलेवा आभा निकल रही थी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर फू येरेन को और भी जलन हो गई और उसकी छाती ने नाराजगी में सांस ली। मेरे साथ सो जाओ और मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा, वह चिल्लाई। जियाओ लो वास्तव में परेशान हो रहा था। दुनिया में बहुत सारे पुरुष थे लेकिन उसे उसे चुनना था। इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि वह अब सू ली का नाममात्र का पति था, भले ही वह अकेला था, वह अभी भी किसी भी महिला के साथ बिस्तर पर नहीं जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी बॉडी जहर से भरी हुई थी। फू येरेन ने जियाओ लो के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखा लेकिन वह कम परवाह नहीं कर सका। उसे इस आदमी की जरूरत थी और वह उसे पाने जा रहा था। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपका मन नहीं बदल सकता। अध्याय 402 पागल औरत। लंबा चीरा। लंबा चीरा। राइप। उत्तेजित होकर फू येरेन ने जियाओ लो से शर्ट फाड़ दी, ऐसा करते हुए उसके शरीर को भद्दे तरीके से चूमा। जियाओ लो के पास एक अच्छी तरह से निर्मित फ्रेम नहीं था लेकिन उनका शरीर एक खूबसूरती से परिभाषित मांसपेशी टोन के साथ दुबला और अच्छी तरह से वातानुकूलित था। लेडी पॉइजन, कृपया आप ऐसा करना जारी नहीं रखना चाहते। हम स्वर्ग में बने एक मेल हैं, यदि आप परमेश्वर की सृष्टि के आदम हैं तो मैं वह हव्वा बनूंगा जिसे उसने आपकी पसलियों में से एक से बनाया है। मी, हमारा भाग्य स्वर्ग द्वारा नियत है, इसका विरोध मत करो। ना। जियाओ लो उसके शब्दों पर कांप गया, अनिश्चित था कि वह किस तरह के ड्राइव के बारे में बात कर रहा था। जियाओ लो ने अपने दिमाग को शांत किया क्योंकि उन्होंने अपने एक्यूपॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित किया और फू येरेन की दबाव बिंदु तकनीक से उन्हें मुक्त करने का प्रयास किया। फू येरेन ने जियाओ लो के शरीर के साथ खुद को जोड़ा, एक संभोग करने वाले नागिन की तरह अंतरंग रूप से काटा, फिर धीरे से उसे सोफे पर धकेल दिया और उसके कामुक हाथों ने उसकी बेल्ट को खोलना शुरू कर दिया। अविश्वसनीय रूप से वह बलात्कारी और पीड़ित भूमिकाओं को उलट रही थी क्योंकि यहाँ स्थिति यह थी कि यह लड़की थी जो ओवरलॉर्ड का बलात्कार करने का प्रयास कर रही थी। बूम। अचानक जियो लो फू येरेन द्वारा सील किए गए एक्यूपॉइंट को अनलॉक करने में कामयाब रहे। जियाओ लो से एक उग्र तूफान की तरह आंतरिक बल का विस्फोट हुआ। फू येरेन, जो इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, को वापस खटखटाया गया, दर्दनाक रूप से लिविंग रूम के फर्श पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसने खुद को उठाने की कोशिश की लेकिन उसे खून से लथपथ खांसी हुई। जैसे ही उसने अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया, वह देख सकती थी कि जियाओ लो पहले से ही खुद को मुक्त कर चुका था और खड़ा हो गया था, अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से उसे देख रहा था। आपने अपना एक्यूपॉइंट खुद ही जारी कर दिया। फू येरेन ने अविश्वास में जियाओ लो को देखा क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर बहुत भरोसा था और वह जानती थी कि उसके एक्यूप्रेशर कौशल दुर्जेय थे। उसने एक बार अपनी तकनीक के साथ प्रयोग किया था जहां उसने अपने प्रतिद्वंद्वी एक मार्शल कलाकार के एक्यूपॉइंट पर हमला किया और उसके शरीर के तापमान को चरम तक बढ़ा दिया। उनका शरीर सचमुच चमक उठा और अंत मार्शल कलाकार बिना हिले भी घुटने टेक दिए। यह एक्यूपॉइंट हमलों को अंजाम देने में उसके कौशल के स्तर को दिखाने के लिए पर्याप्त था, जो रस्सी का उपयोग करके किसी को बांधने से भी अधिक प्रभावी था। लेकिन यहाँ जियाओ लो खुद को अपना एक्यूपॉइंट जारी करने में कामयाब रहे और फू येरेन सिर्फ यह समझने में असमर्थ था कि वह इतनी जल्दी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकता था। इससे पहले कि फू येरेन प्रतिक्रिया दे पाता, जियाओ लो एक प्रेत की तरह उसके सामने दिखाई दिया और उसे पेट में लात मार दी। उसकी मजाकिया आंखों में वह देख सकती थी कि उसने उसके भ्रम को पहचान लिया। बूम। फू येरेन को फर्श पर लगभग 2 से 3 मीटर पीछे उड़ा दिया गया था और लिविंग रूम की दीवार से टकराने के बाद ही वह रुक गया था। उसके पेट में जो दर्द महसूस हो रहा था वह अकल्पनीय था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक इलेक्ट्रिक ड्रिल उसके भीतर कहर बरपा रही थी। हड़ताली सुंदरता ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया और दर्द की पीड़ा से बदल दिया। जियाओ लो ने एक बार फिर उसका पीछा किया और जैसे ही उसने बिना किसी सहानुभूति के उसे देखा, उसने कहा, यह मुझ पर चुपके से हमला करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी सजा है। अगर ऐसा फिर से होता है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो के बोलते समय उससे एक जानलेवा आभा निकली और इसने फू येरेन को डर से अनियंत्रित रूप से कांपने का कारण बना दिया। फू येरेन ने संघर्ष किया क्योंकि उसने खुद को फर्श से उठाया। उसके मुंह के कोने पर खून के निशान के बावजूद फू येरेन की सुंदरता अभी भी कम नहीं हुई थी, हालांकि वह कुछ दयनीय लग रही थी। मी, अगर मैं फिर से तुम पर हमला करता हूँ तो क्या तुम वास्तव में मुझे मारना सहन कर सकते हो? उसने कहा। कोशिश करो और आपको पता चल जाएगा, जियो लो ने जवाब दिया। फू येरेन के टूटे हुए दिल में एक बड़ा दुख भर गया क्योंकि जब उसने एनएसए के मुख्यालय में जियाओ लो को देखा तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। लेकिन जियाओ लो ने जवाब नहीं दिया और उसकी दुर्दशा के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भले ही वह एनएसए की डरावनी लेडी पॉइजन थी, उसके पास भावनाएं थी। उसका दिल किसी भी महिला की तरह था और वह बहुत आहत थी। मैं कोशिश नहीं करूंगा, फू येरेन ने जवाब दिया क्योंकि उसने निराश होकर अपने कपड़े पहने और जाने के लिए कहा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, सूली को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी न करे, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जियाओ लो की धमकी तब आई जब फू येरेन दरवाजे पर पहुंची और वह एक पल के लिए रुक गई क्योंकि उसका दिल एक बार फिर बेरहमी से मारा गया था। उसकी स्थिति एक युवा लड़की से अलग नहीं थी जो उस लड़के को अपना प्यार दिखाने की कोशिश कर रही थी जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन इसके बजाय उसे जो मिला वह लड़के की अस्वीकृति और चेतावनी थी। फूट फूट कर वह पीछे मुड़ी और बोली, मी, हम दोनों एनएसए के सदस्य हैं। क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में निर्दोष को मार दूंगा? जियाओ लो उसकी नजर से मिलते ही हैरान रह गया। अचानक वह बेवजह दोषी महसूस किया, उसकी आंखें नरम हो गई और उसकी नजर फर्श पर गिर गई। जब उसने फिर से दरवाजे को देखा तो उसने केवल इसे थोड़ा सा आजार देखा और फू येरेन गायब हो गया था, जिससे हवा में एक धुंधली सुस्त सुगंध आ गई थी। यह सिर्फ पागल है। जमीन पर गंदगी को देखते हुए जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। इस एपिसोड ने जियाओ लो पर निराशा का एक मातम डाल दिया और उन्होंने अब अपनी सांस को नियंत्रित नहीं करने का फैसला किया।
उन्होंने आंतरिक चोट को धीरे धीरे ठीक करने की अनुमति देने का फैसला किया। वह बाथरूम में चला गया, नल चालू किया और अपने पूरे शरीर को धोया। जब उसने दर्पण के माध्यम से अपनी गर्दन पर कुछ हिक्की और चेहरे पर लिपस्टिक के निशान देखे तो वह भौहें सिकोड़ने लगा। वह बहुत निराश महसूस कर रहा था और एक लड़की द्वारा लगभग बलात्कार किए जाने से उसे सिर्फ दागदार महसूस हुआ। अचानक सिंक पर रखे फोन की घंटी बजी। उन्होंने एक नजर डाली और देखा कि यह झांग दशान से था। उसने नल बंद कर दिया और कॉल का जवाब दिया। ओह, आज क्या हुआ? आपने ली यूजे के नाम से एक स्टोर मैनेजर को निकाल दिया और फिर उसे फिर से काम पर रखा। तुम क्या कर रहे थे? झांग दशान की तेज आवाज फोन स्पीकर के जरिए आई। जियाओ लो तब मजाक के मूड में नहीं थे और जब उन्होंने यह सुना तो उनका तत्काल जवाब यह कहना था, आपके आईक्यू के साथ मेरे लिए आपको यह समझाना मुश्किल है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या बात है? हमने इतने लंबे समय से बात नहीं की है और आपको ऐसे दुर्लभ अवसर पर मुझे जलाना होगा। क्या हुआ? एक महिला ने बलात्कार किया। झांग दशा ने पलटवार किया। झांग दशा ने अनजाने में एक कच्ची नस पर प्रहार किया था क्योंकि उसे पता नहीं था कि जियाओ लो के साथ क्या हुआ था, लेकिन उत्तरार्ध लगभग ऐसा शिकार होने के कारण सबसे अच्छे मूड में नहीं था और मजाक में दया नहीं करता था। ठीक है। खराब प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जियाओ लो ने बिना किसी और शब्द के कॉल को लटका दिया। अगर झांग दशान उस पल सामने के दरवाजे पर होता तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह उसे एक किक के साथ बधाई देता। जब लाइन काटी गई तो जियांगचेंग से फोन कर रहे झांग दाशान ने अपने फोन को देखा और भौंचक्का रह गया। उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोचा और खुद से बुदबुदाया, क्या बात है? क्या लाओ जियाओ ने बम या कुछ और खाया है? अगली सुबह सु जियाओबे ने जियाओ लो को नाश्ते के लिए बुलाया और वह खुशी से उसे ले गया क्योंकि वे सु ली के अपार्टमेंट के लिए रवाना हुए थे। सु ली को काटने का कोई मौका नहीं मिला और उसने खुदाई से पहले जियाओ लो के आने का इंतजार किया। जियाओ लो ने सु जियाओबे को अपनी उच्च कुर्सी पर रखा और फिर सु ली की तरफ चला गया। उन्होंने यह कहने से पहले खांसी की, क्या आपने यह नहीं कहा कि आप सब्जी तारो पेस्ट बनाना सीखना चाहते थे? सुली ने अपना सिर उठाया और उसकी सुंदर आंखों में आश्चर्य की झलक थी। अब सुबह हो गई है, उसने कहा। सुली ने मान लिया था कि पकवान दोपहर या शाम को खाया गया था और अब नाश्ते का समय था। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, वनस्पति तारो पेस्ट आमतौर पर सुबह में खाया जाता है और सोया सॉस के साथ उबले अंडे और मिर्च के साथ पूरी तरह से जाता है। फिर दूध और रोटी के साथ खाया जाना है? सुली ने जियाओ लो को संदिग्ध रूप देते हुए पूछा। नहीं, चावल के साथ, यह एक साइड डिश है, जियाओ लो ने कहा। सुली ने उसे अविश्वसनीय रूप से देखा और कहा, हो, क्या चावल नाश्ते में खाया जा सकता है? यह उसके जीवन में पहली बार था कि उसने किसी को नाश्ते में चावल खाने का सुझाव देते हुए सुना था। मेरे गृहंगर में नाश्ते के लिए चावल खाना आम है, जियाओ लो ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, क्योंकि घर पर उनके नाश्ते में नियमित रूप से चावल और कुछ साइड व्यंजन शामिल थे। यह शायद ही कभी रोटी, नूडल्स या कुछ और था। यह विशेष रूप से उनके बचपन के दौरान था जब ग्रामीण क्षेत्रों में नाश्ते की पेशकश करने वाली कई दुकानें नहीं थी। हर सुबह उनके दादा और दादी खाना पकाने के लिए जल्दी उठते थे और वे जो पकवान सबसे ज्यादा खाते थे वे सब्जी तारो पेस्ट और उबले हुए अंडे थे। अध्याय 403 फूडी। सुली ने वह खाना जारी नहीं रखा जो चाची ली ने नाश्ते के लिए तैयार किया था। इसके बजाय उसने रसोई क्षेत्र में जियाओ लो का पीछा किया। इस बार उसने जियाओ लो द्वारा सब्जी तारो पेस्ट तैयार करने के तरीके को ध्यान से देखने का इरादा किया। चाची ली भी साइड से देख रही थी, जियो लो की रेसिपी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थी और उसने इसे कैसे पकाया। पिताजी, आप क्या बना रहे हैं? सु जियाओबे दौड़कर टिप्टो पर चला गया। उसके छोटे हाथ संगमरमर की रसोई के शीर्ष के किनारे को पकड़ने के लिए काफी ऊंचे थे क्योंकि वह अपनी विशाल गहने जैसी आंखों के साथ जियाओ लो को उत्साह से देख रही थी। जियाओ लो मुस्कुराया और उसके सिर पर थपथपाया और उसने कहा, आपको बाद में पता चल जाएगा। एक अच्छी लड़की बनो, जाओ और अपनी माँ के साथ वहां रहो। ठीक है। सु जियाओबे बहुत आज्ञाकारी था। वह पीछे मुड़ी और सु ली के पीछे भाग गई। सबसे पहले जियाओ लो ने पानी के एक बर्तन में कुछ तारो रखा और इसे उबलने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने उबले हुए अंडे तैयार करना शुरू कर दिया। उसने गोभी की एक उदार मदद की, एक बड़े कटोरे में 2 अंडे फेंटे, स्वाद के लिए थोड़ा पानी और नमक डाला, उन्हें चॉपस्टिक के साथ एक साथ फेंटा, बहुत कुछ पुलाव में डाला और पकवान को स्टीमर में रखा। तारो पकने के बाद उसने गर्मी बंद कर दी, उबलते पानी को बाहर निकाल दिया, बर्तन को ठंडे पानी से भर दिया और अपने हाथों से उबले हुए तारो को छील दिया। ये तारो अच्छी गुणवत्ता के हैं। देखें, वे खाना पकाने के तुरंत बाद नरम हो जाते हैं और उनकी त्वचा को छीलना भी आसान होता है। यदि आप एक पत्थर की तरह कठोर तारो खरीदते हैं तो वे कभी भी नरम नहीं होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कितनी देर तक पकाते हैं और यह इस पकवान के स्वाद को काफी प्रभावित करेगा, जियाओ लो ने समझाया। क्या आपका मतलब है कि हमें सब्जी तारो पेस्ट बनाने के लिए इस तरह के आसानी से उबालने वाले तारो का उपयोग करना चाहिए? सुली ने पूछा। उसकी बॉडी लैंग्वेज में सीखने की उसकी इच्छा स्पष्ट है। जियाओ लो ने सिर हिलाया, हाँ। केवल इस तरह के आसानी से उबालने वाले तारो को पेस्ट में मैश किया जा सकता है और सब्जियों के साथ पकाया जा सकता है। समझ गया। सुली ने इस पर मानसिक रूप से ध्यान दिया। चाची ली सामग्री खरीदने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थी और उन्होंने कहा, श्री जियाओ, आसानी से उबालने वाले टैरो और आसानी से उबालने वाले नहीं टैरो सभी को एक साथ मिलाया जाता है जब वे बाजार में बेचे जाते हैं। हमें उन्हें खुद चुनना होगा। कभी कभी तारो चुनना चुनौतीपूर्ण होता है जिसे उबालना आसान होता है। जो आकार में चापलूसी करते हैं और छोटे होते हैं वे आमतौर पर पकाने में आसान होते हैं, जबकि बड़े और पूर्ण आमतौर पर पकाने के लिए कठिन होते हैं। वे कठोर रहेंगे चाहे आप उन्हें कैसे पकाएं। यदि आप त्वचा को छीलते हैं और इसे खाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके गले में कुछ फंस गया है, जो पकवान को एक खराब बनावट देता है। जियाओ लो ने अपनी बात पर जोर देने के लिए अपने गले की ओर इशारा करते हुए कहा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं देखता हूँ, इसलिए इस तरह का ज्ञान भी है। आप वास्तव में अद्भुत हैं, श्री जियाओ। चाची ली ने जवाब दिया। जियाओ लो को एक थम्स अप दिया और उसकी प्रशंसा के साथ बिल्कुल भी कंजूस नहीं किया। जियाओ लो विनम्र थे और कहा, यह सिर्फ वह अनुभव है जो मैंने इस पकवान को बनाने के वर्षों के माध्यम से इकट्ठा किया है। जाने का रास्ता, पिताजी। सु जियाओबे को इसका एक शब्द भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने चाची ली को जियाओ लो की प्रशंसा करते हुए सुना तो उसने उसका अनुसरण किया और उसके लिए जयकार की।
जियाओ लो उसे देखकर मुस्कुराया और फिर सब्जी तारो पेस्ट तैयार करना जारी रखा। यह आदमी अधिक से अधिक सुखदायक लग रहा है। अंदर से सूली जियाओ लो की सराहना करना शुरू कर रहा था। जब वह इस बात पर पूरा ध्यान दे रही थी कि वह सब्जी तारों का पेस्ट कैसे बना रहा था, उसी समय वह उस पर अच्छी नजर भी डाल रही थी। और जितना अधिक वह दिखती थी, उतनी ही सकारात्मक चीजें उसने उसमें देखी। उसने नोटिस करना शुरू कर दिया कि वह वास्तव में कितना सुंदर था, बड़े करीने से कपड़े पहने और खुद की अच्छी छाप छोड़ दी। पहली बार उसे अपने शरीर को ऐसे आदमी को देने के बारे में घृणा महसूस नहीं हुई। नीले रंग में से उसने पूछा, तो मैंने सुना है कि आपने कल अपने साक्षात्कार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है। शियाओ लो ने इस पर चमक बिखेरी। सूली ने सूखी खांसी करते हुए कहा, किंगयान ने कहा कि आप कई विदेशी भाषाएं जानते हैं। क्या यह सच है? जियाओ लो हैरान रह गया। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ। यद्यपि वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थी, जब जियाओ लो ने पुष्टि की कि उसने किया, तो सूली ने अभी भी आश्चर्यचकित महसूस किया। 2 विदेशी भाषाओं में कुशल होने के लिए उसे बहुत पैसा, समय और प्रयास लगा, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन जियाओ लो ने वास्तव में 3 में महारत हासिल की, और जैसा कि वह शायद अंग्रेजी भी बोलता था, जिससे यह कुल 4 भाषाएं बन गई। एक ही व्यक्ति का एक ही समय में 4 विदेशी भाषाओं में महारत हासिल करने में सक्षम होना बस अकल्पनीय था, या कम से कम उसने कभी भी ऐसी प्रतिभा का सामना नहीं किया था, उसके सामने वाले आदमी के अलावा। आपने इतनी सारी विदेशी भाषाओं में महारत कैसे हासिल की? सुली बहुत उत्सुक थे, क्योंकि एक भाषा सीखना कुछ ऐसा नहीं था जिसे रातों रात हासिल किया जा सकता था। यह सच था कि परिश्रम किसी की नीरसता की भरपाई करता है, लेकिन प्रतिभा अभी भी एक शर्त थी। अन्यथा जब तक कोई 4 विदेशी भाषाओं में महारत हासिल कर लेता है, तब तक वह अपने 50 या 60 के दशक में हो चुका होता। शियाओ लो उससे केवल 2 साल बड़े थे। वह वास्तव में जानना चाहती थी कि जियाओ लो ने अपनी भाषाओं को इतनी जल्दी कैसे सीखा था। यह सरल है। अधिक सुनो, अधिक बोलो, अधिक पढ़े और अधिक लिखें, जियाओ लो ने जवाब दिया। सूली ने अपनी हाईलाइट की गई भौहों को बुना, यह सोचकर कि यह बहुत अच्छा होगा अगर एक विदेशी भाषा सीखना उतना ही सरल हो। जियाओ लो ने सूली को देखने के लिए अपना सिर उठाया और पूछा, चूंकि आपने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, इसलिए मैं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आप सुमीर के बॉस हैं? हम? सूली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बातचीत का विषय अचानक उसकी पेस्ट्री शॉप चेन में कैसे कूद गया। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसने इसे वास्तव में अच्छी तरह से छिपाया था, और कोई भी नहीं जानता था कि पर्दे के पीछे वह सुमीर की बॉस थी। तो जियाओ लो को अपनी जानकारी कहाँ से मिली? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ, तो इसके बारे में क्या? कुछ नहीं, बस पूछ रहा हूँ। जियाओ लो धीरे से मुस्कुराया, लेकिन यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि लो वर्कशॉप के जियाहाई में प्रवेश के साथ वे जिस पहली प्रतिद्वंद्वी का सामना करेंगे वह वास्तव में उसकी नाममात्र पत्नी होगी। अगर ऐसा था, तो वह संभवतः सुमीर के साथ व्यवहार नहीं कर सकता था जैसे उसने जियांगचेंग में टेस्ट बर्ड्स के साथ किया था। सुली चेहरे के भावों को देखने में कुशल थे और संकेतों का पता लगाते थे। उसने कहा, तुम्हारी आंखें मुझे बताती है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। आश्चर्यचकित जियाओ लो ने साथ खेलने का फैसला किया। वाह, आप मुझे वहां ले आए, उन्होंने जवाब दिया। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता। चूंकि आप सुमीर के बॉस हैं, तो आपने मुझे गुआया जाने के लिए कहने के बजाय मुझे सुमीर के पास क्यों नहीं जाने दिया? क्या आप एक जीवित आदमी होने का आनंद लेते हैं? सुली ने जवाब दिया, ना। शियाओ लो के माथे पर थोड़ा पसीना फूट पड़ा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सूली इस तरह से अपने मजाक पर प्रतिक्रिया देगा। अंत में नाश्ता तैयार था और मेज पर स्टीमिंग वेजिटेबल टैरो पेस्ट का एक बड़ा कटोरा, नारंगी रंग के उबले हुए अंडे का एक कटोरा और सोया सॉस के साथ मिर्च का एक छोटा पकवान था। सूली खुदाई करने से खुद को रोक नहीं पाई, और उसने चाची ली को इस इरादे से इसका स्वाद लेने के लिए कहा कि वह भविष्य में उन्हें तैयार करेगी। सू जियाओबे के लिए वह लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने अपना नेकरहेड पहना और अपने मुंह में चम्मच डाला। यह पहली बार था जब उन्होंने नाश्ते के लिए सफेद चावल खाए थे, जो सब्जी तारो पेस्ट और उबले हुए अंडे के 2 व्यंजनों से पूरक थे। सू जियाओबे की भूख आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी, और उसने जल्दी से चावल का एक बड़ा कटोरा समाप्त कर दिया। यह बहुत स्वादिष्ट है, वास्तव में स्वादिष्ट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब्जी और तारों को इतना ताजा स्वाद और स्वादिष्ट सूप बनाया जा सकता है। चाची ली उसकी अत्यधिक प्रशंसा कर रही थी, और उसकी शारीरिक भाषा और उत्साहित अभिव्यक्ति से कोई भी बता सकता था कि वह जियाओ लो को खुश करने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन यह कि भोजन वास्तव में स्वादिष्ट था। यह एक प्रशंसा थी जो उसके दिल की गहराई से आई थी। सूली ने हमेशा की तरह सुरुचिपूर्ण ढंग से खाया, और जब भी उसके मुंह के कोने पर थोड़ा दाग लग जाता था, तो वह तुरंत उसे नैपकिन से साफ कर देती थी, फिर छोटे काटने में खाना जारी रखती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने एक कटोरी चावल भी खा लिया है। शहर के लोगों के लिए कभी-कभी ग्रामीण इलाकों से भोजन का स्वाद लेना बहुत अच्छा है। जियाओ लो ने अपनी राय की पेशकश की, क्योंकि वह वहां बैठे थे, चुपचाप अपने टोस्ट पर घूम रहे थे। क्या तुम इन्हें नहीं खाओगे? सूली ने पूछा। मुझे बुरा मत मानो, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, जियाओ लो ने जवाब दिया। इसके साथ सूली ने उसे अनदेखा कर दिया और अपना पेट भरना जारी रखा। जियाओ लो ने सूली को देखा, जो नॉनस्टॉप खा रहा था, और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या खाने का शौक है? अध्याय 404, ऑपरेशन से पहले। सिटी अस्पताल के वीआईपी वार्ड में सूट पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा था। उसके बाएं हाथ में पक्षी के घोंसले के सूप का एक कटोरा और उसके दाहिने हाथ में एक चम्मच था। वह किसी को खाना खिलाने के लिए बाहर पहुंचने की मुद्रा पकड़े हुए था, लेकिन उसके सामने अस्पताल का बिस्तर खाली था। यांग होंगजी, जिसे बिस्तर में लेटा होना चाहिए था, 6 साल के बच्चे की तरह था। वह अपने मुंह के कोने पर लार टपका रहा था, एक मरीज के गाउन में वार्ड में घूम रहा था और चिल्ला रहा था, मैं बंस खाना चाहता हूँ, मैं बंस खाना चाहता हूँ। कमरे में 3 और लोग थे, काले रंग में 2 गंभीर दिखने वाले अंगरक्षक और यांग होंगजी के निजी अंगरक्षक आसी। आसी अपने पैरों पर था, डर से कांप रहा था और ठंडे पसीने में भीग रहा था। उनके सामने वाला व्यक्ति देश की एक शीर्षदस्त प्रबंधन कंपनी रॉयल शोर के शेयरधारकों में से एक था, और इसके सबसे बड़े शेयरधारक यांग युआनझोंग। वह कोई और नहीं बल्कि अपने युवा गुरु यांग होंगजी के पिता थे। वह कानूनी व्यवसाय और भूमिगत माफिया दोनों में अमीर, शक्तिशाली और अत्यधिक प्रभावशाली था।
अब जब यांग होंगजी पागल हो गया था और मूर्ख बन गया था तो वह पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसने उग्र तूफान से पहले भारी हवा की तरह एक घुटन भरा अवसाद महसूस किया। यांग युआनझोंग ने चम्मच को कटोरे में वापस रखा और फिर धीरे से कटोरे को अस्पताल के बिस्तर के बगल में बेडसाइड टेबल पर रखा। उसकी ठंडी आंखें आसी को एक डरावनी धमकी के साथ चकाचौंध रही थी क्योंकि उसने कहा, आप अपने युवा स्वामी की रक्षा करने में विफल रहे, आपको कैसे दंडित किया जाना चाहिए। एक स्पष्ट धमकी थी कि आसी ने लाइनों के बीच पढ़ा, एक बड़ी घंटी के टोल की तरह बलपूर्वक और स्पष्ट, और एक घातक नोट के साथ बजाया। धमाका। आसी ने अपने पैरों में ताकत खो दी, अपने घुटनों के बल फर्श पर गिर गया क्योंकि उसके चेहरे पर भयानक भय की एक झलक उभर आई। ओल्ड मास्टर, मैं आए। जब आप छोटे थे तो आप और आसान सिर्फ दो बदबूदार भिखारी थे। जब मैंने पहली बार आप दोनों को देखा तो आप कुत्तों के साथ भोजन के लिए लड़ रहे थे। यह मैं था जो आपको वापस लाया, आपके लिए प्रदान किया और आपको मार्शल आर्ट सिखाया। मेरा अनुरोध सरल था और आपका काम केवल मेरे बेटे की रक्षा करना था। लेकिन होंगजी को देखो, उसे मूर्ख बनने से डर दिया गया है। यहाँ तक कि टॉडलर्स भी बुनियादी जीवन कौशल के बारे में जानते हैं, लेकिन वह अब 3 साल के बच्चे से भी बदतर है। वह खुद पर पेशाब करता है और यह भी नहीं जानता कि भूख या प्यास लगने पर उसे क्या चाहिए। क्या यह मेरी सद्भावना के लिए आप और आसान का सम्मान है? यांग युआनझोंग की आवाज डरावनी थी। उसके शरीर ने एक भव्य आभा बिखेरी, कमरे में हर किसी के दिलों में एक विशाल पहाड़ की तरह डर पैदा किया, विशेष रूप से आसी जो हिल भी नहीं सकता था। ठंडे पसीने में नहाया हुआ आसी कांपने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और हकलाया, बूढ़े मास्टर, वह शक्तिशाली है, वह इंसान नहीं है, वह एक राक्षस है। उसकी आवाज हताश थी और वह डरा हुआ लग रहा था। स्वोश। हवा के झोंके में यांग युआनझोंग एक पल में आसी के सामने दिखाई दिया, फिर वह झुक गया और उसकी आंखों में घूरने लगा। यांग युआनझोंग का चेहरा झुर्रीदार था, जो उनके अनुभव और जीवन में अनगिनत चुनौतियों का संकेत था, लेकिन उनकी आंखें ठंडी थी। उसकी उपस्थिति दुर्जेय थी और उसके पास एक राक्षस का मार्शल असर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आसी रो रहा था और उसकी आंखें पूर्ण आतंक में फैल गई। क्या यह आपका एकमात्र बहाना है? यांग युआनझोंग ने कहा कि उनके शरीर से एक डरावनी जानलेवा आभा निकल रही थी। मैं आए। आसी का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिल गया, लगभग एक गाय की तरह जिसे बूचड़खाने की यात्रा के दौरान बिजली के डंडे से पीटा गया था। यह जानकर कि वह मारा जाने वाला था, वह डर गया था और पूरी तरह से निराश था। मौत तुम्हारी माफी होगी। यांग युआनझोंग ने सूंघा और अपनी हथेली को आसी की खोपड़ी के शीर्ष पर पटक दिया। बीएम। वार की अपार शक्ति यांग युआनझोंग की हथेली से आसी की खोपड़ी में चली गई, जिससे उसका मस्तिष्क मिक्सर के अंदर फल की तरह मैश हो गया। मौत तुरंत हो गई क्योंकि इससे पहले कि वह दर्द से भी कराता, वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली थी और ऊपरी शरीर एक तख्त की तरह कठोर था। थोड़ी देर बाद उसकी नाक, कान और मुंह से खून बह गया और वह निस्संदेह मृत से अधिक घातक था। आह! यांग होंगजी, जो उद्देश्यहीन रूप से घूम रहा था, सदमे में चिल्लाया जब उसने आसी को एक ढेर में गिरते देखा। वह दौड़कर एक कोने में गया और डर के मारे कांपता रहा, पूरे समय आसी के बेजान शरीर को निहारता रहा। यांग युआनझोंग ने दरवाजे पर 2 काले कपड़े पहने अंगरक्षकों को चुपचाप देखा और कहा, उसके शरीर को आसान के साथ दफन करें। इस जगह को ठीक से साफ करें और किसी को भी यहाँ वापस जाने वाली किसी भी ट्रेस की खोज न करने दे। हाँ सर। काले कपड़े पहने 2 अंगरक्षकों ने तुरंत उनके आदेशों का पालन किया। उनमें से एक ने उसकी जेब से एक काले रंग का प्लास्टिक बैग निकाला, जबकि दूसरे ने आसी के अंगों को तोड़ दिया, उसे गेंद की तरह घुमाया और उसे बैग में भर दिया। वे इस बात में कुशल थे कि उन्होंने कितनी जल्दी काम किया, और यह स्पष्ट था कि उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया है। यांग युआनझोंग मुड़ा और यांग होंगजी के पास चला गया, जो अभी भी कोने में कांप रहा था। यांग युआनझोंग का चेहरा सुकून भरा था क्योंकि वह अपने बेटे को एक प्यार करने वाले पिता की आंखों से देख रहा था। डरो मत, होंगजी। मैं आपका इलाज करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा, और उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है, मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। वह एक दर्दनाक कीमत चुकाएगा। यांग होंगजी अपने पिता को पहचानने लगा और थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हुए कुछ हद तक शांत हो गया। फिर उसने अचानक यांग युआनझोंग की बाह पकड़ ली और उसे मजबूती से पकड़ लिया। वह अजीब तरह से हंसा और रोया, हा हा हा, मैं बंस खाना चाहता हूँ, बंस खाना चाहता हूँ, मुझे बंस देना चाहता हूँ। वह हंस रहा था और एक बच्चे की तरह गिड़गिड़ा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यांग युआनझोंग का दिल टूट गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली, फिर अपना सिर उठाया और कहा, आप जो जियाओ उपनाम से जाते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको टुकड़ों में तोड़ दूंगा। जब शियाओ लो सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के गेट पर थे तो वह एक नजर डालने के लिए रुक गए। उन्होंने अपने सामने 10 मंजिला इमारत को देखा और प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर इमारत के बाहरी हिस्से पर बड़े पात्रों को शब्दों के साथ स्थापित किया गया था, लोगों की सेवा करना। विशाल पात्र सूरज की रोशनी में सोने के पात्रों की तरह चमक रहे थे और इन पात्रों के ठीक नीचे राष्ट्र का रक्तलाल 5 सितारा झंडा गर्व से लहरा रहा था। गरिमा, प्रतिष्ठा, न्याय। जियाओ लो ने ब्यूरो के परिसर में कदम रखा, जहां पुलिस कारों की एक पंक्ति व्यवस्थित तरीके से पार्क की गई थी। बस इतना हुआ कि क्यू युआनजी नाम का पुलिस अधिकारी अपनी टीम के सदस्यों को ऑपरेशन के लिए बाहर ले जाने वाला था। लगभग 20 लोग थे, जिनमें से सभी बंदूकों से लैस थे और वे इस समय तैयारी कर रहे थे। तो तुम आ गए हो। यह देखकर कि जियाओ लो आया था, क्यू युआनजी ने शिष्टाचार से उसका अभिवादन किया, हालांकि वह इसके बारे में उत्साहित नहीं था। जियाओ लो ने उनके अभिवादन के जवाब में सिर हिलाया। हाँ, उसने अपनी घड़ी को देखते हुए कहा, 9 बजे, ठीक समय पर। कप्तान, वह सिर्फ एनएसए से कोई है और वह लगभग हम में से किसी की तरह दिखता है। मुझे नहीं लगता कि उनकी भागीदारी से हमारे ऑपरेशन में किसी भी तरह का इजाफा होगा। उच्च अधिकारियों ने उसे क्यों भेजा? क्या वह कोई विशेष संपर्क वाला व्यक्ति है जो कुछ योग्यता के लिए हमारे पास आना चाहता है ताकि उसे प्रोन्नत किया जा सके? रैंको के सामने खड़ी महिला ने जियाओ लो को सिर से पैर तक देखा और जियाओ लो की भावनाओं के लिए बिना किसी आपत्ति या सम्मान के अपने विचार व्यक्त किए। वह सादे कपड़ों में थी और उसकी उज्जवल आंखें, सुंदर भौहें और अच्छी तरह से बनाए रखी त्वचा थी। कोई भी तुरंत बता सकता था कि उसने खुद की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए दर्द उठाया। क्यू युआनजी को खांसी आ गई और उसे फटकारने के लिए मजबूर होना पड़ा। लो शुआंग, यह वरिष्ठ की व्यवस्था है, इस पर टिप्पणी न करें।
लो शुआंग ने अपनी जीप को खेल-खेल में बाहर निकाला और उस बिंदु से चुप रहा। फिर जियाओ लो के पीछे से एक तेज आवाज आई। आपको श्री जियाओ लो होना चाहिए। हेलो, मेरा नाम तियान झेंग सिंह है और लंबे समय से मैंने आपके बारे में सुना है। मैंने सुना है कि आप एनएसए के साथ एक दिग्गज हैं। आपको एमएलएम खतरे से लड़ने के लिए भेजना वास्तव में अखरोट को तोड़ने के लिए स्टीम इंजन का उपयोग करने जैसा है। वह एक मिलनसार स्वभाव वाला एक गोलमटोल मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसने पूरे उत्साह के साथ श्याओ लो का हाथ पकड़ लिया। लो शुआंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसने शिकायत की। देखिए, यहाँ तक कि प्रमुख भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए बाहर आए हैं। अगर यह लड़का अपने कनेक्शन के कारण यहाँ नहीं है तो मेरा सिर काट दे और इसे गेंद की तरह चारों ओर लात मार दे। टीम के अन्य सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। अगर वह एनएसए के सदस्य भी होते तो बड़ी बात क्या थी। उनके प्रमुख ने डिप्टी मेयर के रूप में भी काम किया और उनके लिए बाहर आना और उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देना भी सहन करने के लिए थोड़ा ज्यादा था। अध्याय 405, वह क्या करने में सक्षम है। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि जियाओ लो ने लो शुआंग की बात नहीं सुनी होगी। कुछ समय हो गया था जब उनकी सुनने की क्षमता को सामान्य लोगों की क्षमताओं से परे इतने उच्च स्तर तक बढ़ाया गया था। वह 3 मीटर दूर मच्छरों को अपने पंखों को पीटते हुए भी सुन सकता था। शांत आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तियान झेंग सिंह को सौहार्दपूर्ण ढंग से बधाई दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा चीफ तियान। बुरा नहीं, न तो जिद्दी और न ही अभिमानी। एनएसए के लोग वास्तव में अलग हैं। आपका स्वभाव असाधारण है। तियान झेंग सिंह की आंखें प्रशंसा से भर गई। वह क्यू युआन जी पर मुस्कुराने के लिए मुड़ा और कहा, युआन जी, यह पुलिस बल और एनएसए के बीच एक संयुक्त अभियान है। जैसा कि यह सहयोग है, रैंक में कोई अंतर नहीं होगा। आप और श्री जियाओ एक ही स्थिति के हैं, लेकिन अगर टीम को एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है तो श्री जियाओ के आदेशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्या आप समझते हैं? क्या? टीम के सभी सदस्यों ने सोचा कि उन्होंने प्रमुख को गलत सुना है। पहले से ही उन्होंने एनएसए के किसी व्यक्ति को बिना किसी विवेकपूर्ण कारण के अपने ऑपरेशन में शामिल करने और उनकी सामान्य लय को बाधित करने के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन अब जब गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। क्या मुखिया पागल हो गया था या कुछ और? क्यू युआन जी इसी तरह प्रमुख के आदेश को सुनकर अपनी नाराजगी छिपा नहीं सका। यह एक ज्ञात तथ्य था कि वह पूरे शहर में वॉचर्स तैनात करके लगभग 2 से 3 वर्षों से जियाहाई पर नजर रख रहा था और किसी और की तुलना में जियाहाई में एमएलएम संगठनों की गहरी समझ थी। ब्यूरो को उन्हें कमांडर बनाने में पूरी हिचकिचाहट के खड़ा होना चाहिए था, लेकिन कमान संभालने की शक्ति अचानक एनएसए के साथ क्यों साझा की गई? चीफ तियान, मुझे लगता है कि आपका निर्णय पक्षपातपूर्ण है। लो शुआंग ने साहसपूर्वक एक कदम आगे बढ़ाया, तियान झेंग सिंह को सलाम किया और परिणामों के डर के बिना अपना असंतोष व्यक्त किया। क्यू युआन जी ने जल्दबाजी में उसे फटकार लगाते हुए कहा, चीफ तियान के पास इस तरह की व्यवस्था के लिए अपने इरादे और कारण है। लो शुआंग, कोई बकवास मत करो। क्यू युआन जी ने जल्दबाजी में उसे फटकार लगाते हुए कहा, चीफ तियान के पास इस तरह की व्यवस्था के लिए अपने इरादे और कारण है। लो शुआंग, कोई बकवास मत करो। क्यू युआन जी कुछ हद तक असंतुष्ट थे, लेकिन जैसा कि यह तियान झेंग सिंह का निर्देश था, उन्होंने इसे बिना शर्त स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि अगर उसे आपत्ति थी तो वह इसे अपने तक ही रखता था। फिर लो शुआंग ने अपने जिद्दी स्वभाव का खुलासा किया। चीफ तियान का निर्णय स्वाभाविक रूप से पक्षपातपूर्ण है। उसने जियाओ लो की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे हमारे साथ शामिल होने की अनुमति देना पहले से ही हमें परेशानी पैदा कर रहा है और अब उसे हमें आदेश देने की भी अनुमति है। अगर हम वास्तव में एक गंभीर स्थिति में टकराते हैं तो मुझे डर है कि हम सभी उनके गलत फैसलों के कारण मर जाएंगे। लो शुआंग। क्यू युआन जी उसे फटकारने वाला था, लेकिन तियान झेंग सिंह ने अपने हाथ की एक लहर के साथ हस्तक्षेप किया। तियान झेंग सिंह टीम के अन्य सदस्यों को देखते हुए मुस्कुराए और पूछा, क्या आप में से बाकी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? उनके प्रमुख के रूप में उनकी स्थिति के सम्मान में किसी भी अन्य ने इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपना सिर हिला दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तियान झेंग सिंह ने कहा, अब मैं वही चाहता हूं जो आपके दिमाग में वास्तव में है। सभी ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाया, यह स्वीकार करते हुए कि उनके विचार लो शुआंग के समान थे। लो शुआंग और भी अधिक उत्साहित हो गया। उसने आत्मविश्वास से अपनी छाती फुलाई और कहा, चीफ तियान, हम सभी जानते हैं कि वह एनएसए से है, लेकिन हम में से कोई भी नहीं जानता कि वह क्या करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में, उनकी क्षमता अभी भी संदिग्ध है, तो आप उन्हें हमें आदेश देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? उसकी नजर में जियाओ लो केवल कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अच्छे कनेक्शन थे और उसके पास कोई अनूठी क्षमता नहीं थी। वह सिर्फ एक फ्रीलोडर के रूप में यहाँ था। वह इसे स्वीकार कर सकती थी अगर वह चाहता था कि उनके खर्च पर कुछ योग्यता हासिल की जाए, लेकिन उसे आदेश देने का अधिकार देना सही नहीं था। तियान झेनक सिंह ने शांति से सिर हिलाया और जवाब दिया, समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा? मैं आपको अपनी विचारशील समझ का परीक्षण करने के लिए एक समस्या दूंगा। यदि आप इसका उत्तर दे सकते हैं तो मैं मिशन के लिए श्री जियो को आपकी कमान के तहत रखूंगा। इसके बारे में क्या? इन शब्दों ने टीम की लड़ाई की भावना को जगाया क्योंकि वे सभी अपराध जांच में दिग्गज थे। उनके लिए तार्किक तर्क एबीसी जितना आसान था और इस परीक्षण के बारे में कुछ भी जटिल नहीं था। लू शॉन्ग ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, ठीक है, हम सहमत हैं। अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर और अपने भाषण में जल्दबाजी करते हुए तियान झेंग सिंह ने कहा, एक गहने की दुकान से एक कीमती हीरा चोरी हो गया था। जांच के बाद यह पाया गया कि अपराधी ए, बी, सी और डी के बीच होना चाहिए। इसलिए 4 मुख्य संदिग्धों से पूछताछ की गई। उनके कथन इस प्रकार है। ए ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। बी ने कहा, डी अपराधी है। सी ने कहा, बी वह अपराधी है जिसने हीरा चुराया है। और डी ने कहा, यह मैंने नहीं किया था। यह सत्यापित किया गया था कि 4 स्वीकारोक्तियों में से केवल एक गलत था, इसलिए ए अपराधी है। लो शुआंग ने जवाब दिया जैसे कि वह जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए दौड़ रही थी और अपना तर्क प्रस्तुत किया, यह मानते हुए कि ए सच कह रहा है तो अन्य 3 झूठ बोल रहे होंगे। उन कुछ वाक्यों से हम मान सकते हैं कि ए असत्य है, बी असत्य है, सी असत्य है और डी सत्य है। दूसरा वाक्य चौथे वाक्य के विपरीत है। इस प्रकार परिकल्पना पकड़ में नहीं आती है। यदि बी सच कह रहा है तो यह माना जा सकता है कि तियान झेंग सिंह ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि अपराध किसने किया।
मैं जो पूछना चाहता हूँ वह यह है कि कथा में 21वें और 35वें शब्द क्या है जो मैंने कहा था। जैसे ही इच्छित प्रश्न पूछा गया, टीम के सभी सदस्य दंग रह गए, जिसमें क्यू युआनजी भी शामिल थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तियान झिनक सिंह ऐसी समस्या पूछेंगे। लो शुआंग और भी गूंगा था और उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। वह अभी तियान झेंग सिंह के विवरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और कोई तरीका नहीं था कि वह संभवतः अपने पूरे बयान को याद कर सके। 21वां और 35वां शब्द क्या था? उसने ध्यान से कई बार अपने दिमाग में याद किया, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सका। 5 में जवाब दें, तियान झिनक सिंह ने कहा। इसके बाद उन्होंने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 5, 4, अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3, चीफ तियान, आप जानबूझकर हमारे लिए चीजों को मुश्किल बना रहे हैं। यह समस्या सही नहीं है, लो शुआंग ने शिकायत की। क्या आपको लगता है कि कोई जवाब नहीं दे सकता है? तियान झेंग सिंह ने उसे विडंबना के साथ देखते हुए कहा। लो शुआंग खुद के बारे में थोड़ा अनिश्चित था, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने कहा, किसी के लिए भी उस सवाल का जवाब देना बिल्कुल असंभव है। जैसे ही उसने कहा कि एक मंद आवाज ने जवाब दिया, 21वां शब्द और 35वां शब्द क्रमशः और हैं। हाँ, भीड़ ने एक ही बार में जियाओ लो को देखा। एक गहने की दुकान से एक कीमती हीरा चोरी हो गया था। जांच के बाद यह पाया गया कि अपराधी ए, बी, सी और डी के बीच होना चाहिए। इसलिए 4 प्रमुख संदिग्धों से पूछताछ की गई। उनके बयान इस प्रकार है। ये वही शब्द है जो चीफ तियान ने अभी कहा है, जियो लो ने कहा। हर किसी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली जैसे कि वे एक राक्षस को देख रहे हों। क्या अजीब है, यह एनएसए एजेंट सभी शब्दों को कैसे याद रख सकता है? लो शुआंग ने महसूस किया कि उसका चेहरा जल रहा था जैसे उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी कि जियाओ लो ने तुरंत उसे गलत साबित कर दिया था और व्यंग्य किया। कौन साबित कर सकता है कि यह प्रमुख का मूल बयान है? इसका केवल एक ही अर्थ है, इसलिए वह जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे कहने के लिए स्वतंत्र है। लो शुआंग, श्री जियाओ ने वास्तव में एक शब्द याद किए बिना मेरा प्रश्न याद किया। तियान झेंग सिंह ने अपनी जेब में रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला और इसे सभी को सुनने के लिए बजाया, जो कि उनके द्वारा पहले दी गई विचारशील समस्या की सामग्री थी। फिर उन्होंने इसकी तुलना जियाओ लो के वाक्य से की और 21वें और 35वें शब्द को अलग अलग नोट किया। यह वास्तव में एक और है शब्द थे, कहने का मतलब था जियाओ लो ने एक भी शब्द याद किए बिना अपनी कथा को याद कर लिया था। क्या क्या यह आदमी मस्तिष्क है? एक टीम के सदस्यों ने अचानक जियाओ लो को एक अलग लेंस के माध्यम से देखा और यहाँ तक कि क्यू युआनजी ने भी जियाओ लो को नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। वह अब जियाओ लो को कमान लेने का अधिकार दिए जाने के बारे में नाराज महसूस नहीं करता था। यदि प्रश्न पहले से बताया गया था तो हर कोई इसका उत्तर देने में सक्षम होगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक संकेत जो सभी को पहले से मिला था वह अपराधी को निर्धारित करना था और इसलिए सभी का ध्यान मूल शब्दों पर नहीं था। इसने इसे और भी अविश्वसनीय बना दिया कि कोई भी उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम था। चेहरे पर लाक्षणिक रूप से थप्पड़ मारे जाने के बाद लो शुआंग ने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। गुस्से में वह अपनी स्थिति में लौट आया। श्री जियाओ लो, मैं उन्हें आपके हाथों में छोड़ दूंगा, तियान झेंग सिंह ने जियाओ लो के कंधे को थपथपाते हुए कहा। कैप्टन क्यू के साथ मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जियाओ लो ने बुद्धिमानी से क्यू युआनजी को कर्मियों की जिम्मेदारी वापस सौंप दी। उनका कार्य एमएलएम संगठनों को मिटाना था और उन्हें इन लोगों के लिए जिम्मेदार होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए इस तरह की जिम्मेदारी एक बाधा थी। फुटनोट 1, मस्तिष्क जर्मनी में उत्पन्न होने वाला एक चीनी वैज्ञानिक वास्तविकता और प्रतिभा शो है। शो का उद्देश्य असाधारण दिमागी शक्ति वाले लोगों को ढूंढना है। अध्याय 406, व्यापार नियंत्रक। ठीक 10 बजे टास्क फोर्स थाने से रवाना हुई। इस ऑपरेशन की गुप्त प्रकृति के कारण वे साधारण सेडान में ड्राइव करते थे, न कि पुलिस कारों में, ताकि लक्ष्य को सतर्क न किया जा सके। क्यू युआनजी के अनुसार इस बार वे जिस एमएलएम ऑपरेशन पर हमला करेंगे वह यू डिस्ट्रिक्ट में था, जो जियाहाई सिटी में उनके प्राथमिक समूह की सहायक कंपनी है। जानकारी एक अंडरकवर एजेंट द्वारा प्रदान की गई थी और उनका पुरुष याओ बैशान था, जो एमएलएम पदानुक्रम के शीर्ष पर एक व्यवसाय नियंत्रक था। एक एमएलएम संगठन में ऊपर से नीचे तक रैंक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, व्यवसाय नियंत्रक, टीम लीडर और इंटर्न सेल्समैन है। श्रद्धांजलि इन परतों के माध्यम से प्रसारित की जाती है। याओ बैशान एक व्यवसाय नियंत्रक है, एक बड़ा जो हर महीने श्रद्धांजलि में लगभग $100,000 कमाता है। बेशक हमारा लक्ष्य न केवल व्यवसाय नियंत्रक है, बल्कि हमें क्षेत्रीय प्रबंधक, महाप्रबंधक और इन ब्रेनवॉश सेमिनारों में शामिल वक्ताओं को भी गिरफ्तार करना है, उनमें से प्रत्येक को न्याय के दायरे में लाना है और अंत में पूरे एमएलएम समूह को उखाड़ फेंकना है। कार में क्यू युआनजी ने जियाओ लो को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी और संगठन को नीचे लाने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। वास्तव में उन्होंने ऐसा करने का कारण अनिवार्य रूप से जियो लो को एमएलएम की समग्र स्थिति से परिचित कराना था। आखिरकार उनकी टीम में हर कोई एमएलएम के खिलाफ युद्ध में एक अनुभवी था और उसे बताने की जरूरत नहीं थी। क्या जियाहाई में बहुत सारे एमएलएम संगठन हैं? जियाओ लो ने पूछा। नहीं, कई एमएलएम समूह है, लेकिन केवल एक एमएलएम संगठन है। यह फॉग के नाम से जाता है, क्यू युआनजी ने जवाब दिया। फॉग इस एमएलएम संगठन का प्रमुख भी है, सभी एमएलएम गतिविधियों की योजना बनाता है और महाप्रबंधकों के ऊपर मास्टरमाइंड है। हमारा अंतिम लक्ष्य फॉग को पकड़ना है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने महाप्रबंधक या क्षेत्रीय प्रबंधकों को गिरफ्तार करते हैं, यह स्थिति को बिल्कुल नहीं बदलेगा। जब तक फॉग अभी भी है, नए महाप्रबंधक विकसित किए जाएंगे और ऑपरेशन फिर से जड़ लेगा और थोड़े समय में एमएलएम समूह वापस आ जाएंगे, क्यू युआनजी ने आगे विस्तार से बताया। लेकिन फॉग बहुत सतर्क और गुप्त है। वह कभी भी सीधे एमएलएम गतिविधियों में भाग नहीं लेता है और कई वर्षों तक इस संगठन में हमारे अंडरकवर एजेंटों को लगाने के बावजूद वे क्षेत्रीय प्रबंधकों के संपर्क में आ सकते हैं। यहाँ तक कि महाप्रबंधक फॉग के रूप में गुप्त हैं और सामान्य सदस्यों को उनमें से किसी से भी मिलने का मौका नहीं है। क्यू युआनजी के स्पष्टीकरण को सुनकर जियाओ लो ने धीरे धीरे महसूस किया कि एमएलएम संगठन और इसकी सहायक कंपनियां एक अच्छी तरह से अनुशासित और अच्छी तरह से संरचित आपराधिक समूह थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतने सारे लोगों को धोखा दिया गया था। उन पीड़ितों को आकर्षित करना अपेक्षाकृत आसान था जो रातों रात अमीर बनना चाहते थे, लेकिन एमएलएम के पनपने के लिए सबसे सम्मोहक कारक यह था कि उनके पास सदस्यों को परिवर्तित करने और बनाए रखने के लिए एक अच्छी तरह से सम्मानित प्रणाली थी, क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति उनके हाथों में गिर गया और ब्रेनवॉश सेमिनारों की एक श्रृंखला से गुजर गया तो वे आसानी से जाल में फंस गए।
अगर वह उस काम को पूरा करना चाहते थे जो एनएसए ने उन्हें सौंपा था, तो उन्हें फॉग को भी गिरफ्तार करना था। फॉग के बारे में क्या आपके पास उस पर कोई सुराग है? जियाओ लो ने पूछताछ की। क्यू युआनजी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, अब तक मास्टरमाइंड की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। वह बहुत चालाक है और केवल पर्दे के पीछे काम करता है, वह कभी दिखाई नहीं देता। मुझे यह भी संदेह है कि वह कभी महाप्रबंधकों के साथ एक तरफा संवाद रखते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, वास्तव में चालाक। लो शुआंग ने मजाकिया लहजे में कहा, मैंने सुना है कि एनएसए में आप सभी शक्तिशाली लोग हैं। क्योंकि फॉग की असली पहचान को उजागर करने का कठिन काम पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप एनएसए के साइन बोर्ड को न तोड़ें। उनके शब्द व्यंग्य से भरे हुए थे और जियाओ लो के लिए अपमानजनक लग रहे थे। जियाओ लो ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने के लिए आराम से अपनी सीट पर वापस झुक गया। यह लो शुआंग ने खुद से बुदबुदाया। लो शुआंग ने इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया। जियो लो द्वारा अनदेखा किया गया और हल्का महसूस किया। राजमार्ग बहुस्तरीय थे और वे मातृभूमि को कवर करने वाले घने नेटवर्क की तरह थे। जियाहाई से यू डिस्ट्रिक्ट तक का सफर कार से सिर्फ 1.5 घंटे का था। 10 मिनट की उबड़-खाबड़ सवारी के बाद वे गंतव्य येफेंग होटल में पहुंचे। आमतौर पर येफेंग होटल केवल भोज और इस तरह के अन्य कार्यक्रमों को पूरा करता था। एक 3 सितारा होटल के रूप में यह एक भव्य उपस्थिति थी और शानदार रूप से सजाया गया था। एमएलएम संगठन ने अपने तथाकथित व्याख्यान के लिए बैंक्वेट हॉल में से एक को किराए पर लिया, जो वास्तव में एक ब्रेनवॉश सेमिनार था। येफेंग होटल की भव्यता और स्मार्ट सूट में एमएलएम कर्मियों की उपस्थिति उस छवि का हिस्सा थी जिसे एक उत्कृष्ट पहली छाप बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह तब लोगों को समझाने के लिए अधिक अनुकूल हो गया कि ये प्रेरक व्याख्यान थे जो उन्हें सफलता की ओर ले जाएंगे, यहाँ तक कि संदेह किए बिना कि वे पहले से ही जाल में पैर रख चुके थे। हमारे एजेंट के अनुसार कक्षा में 200 से अधिक लोग हैं। ये सभी सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले युवा हैं और अपनी मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए प्रेरित है। उन्हें याओ बैशान में शामिल होने में कोई हिचकिचाहट नहीं है जो इस स्थान पर आए हैं। उन्हें लगता है कि वह उन्हें बचा रहा है और अमीर बनने के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहा है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यू युआनजी ने हथियारों और उपकरणों की जांच का आदेश दिया क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था। शियाओ लो के साथ कुछ विचारों का आदान प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, वहां 200 लोग सभी पीड़ित हैं। याओ बैशान के गिरोह को गिरफ्तार करने से पहले मैं उन्हें रिवर्स ब्रेन वॉश करना चाहता हूं ताकि उन्हें एहसास हो सके कि यह अवैध है और नियमित व्यवसाय नहीं है। बस अपनी योजना के साथ आगे बढ़े। जियाओ लो मुस्कुराया और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। क्यू युआनजी ने सिर हिलाया और फिर लो शुआंग और अन्य लोगों को आदेश दिया, तू ले वुदी कुछ लोगों को ले जाओ और एमएलएम कर्मियों को भागने से रोकने के लिए हर होटल के निकास की रखवाली करे। बाई यिंग लोग ये हर कमरे की जांच करवाओ। उन्होंने कहा, याओ बैशान उनमें से एक में होना चाहिए। हमें पहले बड़ी मछलियों को हिरासत में लेना होगा, बाकी तुम मेरे पीछे हॉल में आ जाओ। यदि आप एक चेकर का सामना करते हैं तो उन्हें बताएं कि वांग रुइलिन ने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। हाँ कप्तान। आदेश जारी होने के साथ हर कोई अपने स्वयं के कार्यों को करने के लिए चला गया। जियाओ लो हॉल में गया जो क्यू युआनजी के साथ पहली मंजिल पर था। हॉल बड़े पैमाने पर था और वर्तमान में यह लोगों से भरा हुआ था। 200 से अधिक सीटें भरी हुई थी और लोग गलियारे में भी खड़े थे, अपने हाथों में नोटबुक के साथ कक्षा को ध्यान से सुन रहे थे। एक नजर में उन सभी के पास युवा चेहरे थे जिनमें से अधिकांश 20 साल की उम्र के आसपास देख रहे थे। मंच पर एक बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा था, अपने सपनों को उजागर करे और उन्हें वास्तविकता बनने दे। और आश्चर्य की बात है कि जो वक्ता भाषण दे रहा था वह एक पुराना परिचित था। गो किंग है। दिखने में गोरा और साफ सुथरा, टक्सीडो और मैचिंग चमड़े के जूते पहने हुए, उनके वाकपटु भाषण और डिलीवरी की प्राकृतिक शैली के साथ उन्हें हर तरह से विजेता बना दिया और उनकी छवि सफल लोगों के बारे में जनता की धारणा के अनुरूप थी। जब गो किंग पूरे जोश के साथ इस विचार को जन्म दे रहे थे कि $10,000 का भुगतान करने के बाद हर कोई शेयरधारक बन सकता है और सदस्यों की भर्ती का अधिकार हासिल कर सकता है, तो क्यू युआनजी ने रोस्ट्रम की ओर कदम बढ़ाया, गो किंग को हथकड़ी लगाई, फिर माइक्रोफोन संभाला और एक चौंका देने वाली भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अगर एक दिन जब सबसे कम डाउनलाइन वाले अपने लिए कोई डाउनलाइन नहीं ढूंढ सकते हैं तो वे लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं? आखिरकार देश में केवल 1 अरब लोग हैं। यहाँ तक कि अगर वे सभी इस परियोजना में भाग लेते हैं तो हमेशा इसका अंत होगा। उन लोगों के अंतिम समूह का क्या होगा जिन्होंने भुगतान किया लेकिन उस दिन आने पर उनके पास कमाने के लिए कोई पैसा नहीं था? वे अपनी अपलाइन पर जाएंगे और आपके घरों को घेर लेंगे और यदि वे आपको नहीं ढूंढ सकते हैं तो वे आपके परिवारों, आपके दोस्तों के लिए जाएंगे और यह तब होगा जब पिरामिड योजना ढह जाएगी। यदि आपके पास केवल 3 डाउनलाइन है तो आपको $30,000 का भुगतान करना होगा। जब आपकी 3 डाउनलाइन 9 में गुणा होती है तो यह $90,000 हो जाएगी और 9 27 में गुणा करेंगे और जब यह आगे बढ़ता है तब तक आपके पास 200 से अधिक डाउनलाइन होंगे। आपको $2 मिलियन का भुगतान करना होगा। आप उन्हें भुगतान करने के लिए क्या उपयोग करेंगे? आपका जीवन। ये शब्द उनके दिल की गहराई से आए, एमएलएम प्रणाली के अंतर्निहित कमजोर बिंदुओं को उजागर करते हुए। इसने दयनीय रूप से ब्रेनवॉश किए गए श्रोताओं के कमरे में हलचल पैदा कर दी और यह एक स्पष्ट संकेत था कि वे तत्काल धन के अपने सपने से जाग रहे थे। यह वास्तव में कुछ था। जियाओ लो ने क्यू युआनजी के साथ अपनी सहमति व्यक्त की। कुछ चुनिंदा बयानों के साथ भीड़ को उलट ब्रेनवॉश करने में सक्षम होने के कारण यह स्पष्ट था कि वह एक पुलिस वाला था जो कई वर्षों से एमएलएम संगठनों को नकेल कसने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह जियाओ लो के लिए वास्तव में अच्छी तरह से काम किया और वह बस आगे बढ़ सकता था और अपराधियों को सीधे गिरफ्तार कर सकता था। अध्याय 407 पहुंच से परे। जब क्यू युआनजी हॉल में मौजूद 2 से 300 एमएलएम पीड़ितों का रिवर्स ब्रेन वॉश कर रहे थे तो याओ बैशान को गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार बाई यिंग तुरंत उनके पास पहुंची और उन्हें बताया कि कुछ गंभीर हुआ था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि याओ बैशान के पास बंदूक होगी और जब वे कमरे में घुसे तो उनके साथ एक महिला थी, एक सेक्स वर्कर। याओ बैशान ने महिला को बंधक बना लिया और स्थिति अब हताश थी क्योंकि वह होटल के कमरे में एक जंगली जानवर की तरह काम कर रहा था। लानत है, बंदूकें भी। यह एमएलएम संगठन अधिक से अधिक साहसी होता जा रहा है। क्यू युआनजी यह सुनकर गुस्से में था। जल्दी करो और स्थानीय पुलिस से संपर्क करो।
उन्हें बताएं कि वे हमारी सहायता के लिए अपने विशेष कार्य बल को भेजें। हमें बंधक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वह भौंकने लगा। हाँ कप्तान। बाई यिंग ने जवाब में सिर हिलाया और तुरंत क्यू युआनजी के आदेशों को निष्पादित करने के लिए रवाना हो गए। कप्तान, इस बार कुछ भी गलत नहीं हो सकता है ना? हम इस बड़ी मछली याओ बैशान को फिसलने नहीं दे सकते, लो शुआंग ने कहा। जब तक वह हवा में उड़ नहीं सकता या जमीन में रेंग नहीं सकता, वह कभी बच नहीं सकता। क्यू युआनजी जवाब में हंस पड़े क्योंकि एमएलएम संगठनों के लिए उनकी नफरत गहरी थी। उसने अचानक आसपास के क्षेत्र में देखा और पूछा, जियाओ लो कहाँ है? लो शुआंग ने तुरंत परिसर को अच्छी तरह से स्कैन किया, लेकिन जब वह जियाओ लो को भी नहीं देख सकी तो उसने कहा, कौन परवाह करता है कि वह एनएसए से है? वह बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, शायद वह कहीं सुस्त हो गया था। वह निश्चित तौर पर सिर्फ श्रेय चाहते हैं। बकवास मत करो। आप सभी प्रमुख के सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन जो लो कर सकते थे। यह सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। लो शुआंग ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि चीफ ने अपना कार्ड सामान्य तरीके से नहीं खेला। उन्होंने कहा, कई चीजें सामान्य तरीके से नहीं होती है। अगर आप इस तरह की बात करते हैं, तो क्या आप अपनी विफलता के लिए अपने वरिष्ठों को भी दोषी ठहराएंगे? क्यू युआनजी ने उसे फटकार लगाई। मैं? लो शुआंग अचानक शब्दों के लिए खो गया था। अधिक मत सोचो, बस अपना काम करो, क्यू युआनजी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके बाद वह जल्दी से उस मंजिल पर चला गया जहां याओ बैशान स्थित था। यह 8वीं मंजिल पर था। क्यू युआनजी के अधीनस्थों में से एक बंदूक से लैस था और कमरे 808 पर नजर रखते हुए गलियारे में पहरा दे रहा था। लकड़ी के दरवाजे में एक गोली का छेद था और जाहिर है याओ बैशान ने पुलिसकर्मी को प्रवेश से रोकने के लिए पहले ही गोली चला दी थी। कप्तान, याओ बैशान की भावनाएं उच्च है और वह थोड़ा नियंत्रण से बाहर है। हमें शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यह बहुत लंबे समय तक चलता है तो मुझे डर है कि वह बंधक को नुकसान पहुंचाएगा, लोंग ये ने कहा। वास्तव में क्यू युआनजी को पहले से ही पता था कि लोंग ये की रिपोर्ट के बिना भी क्या हो रहा था, क्योंकि वह याओ बैशान को अंदर चिल्लाते हुए सुन सकता था जहां वह गलियारे में खड़ा था। याओ बैशान धमकी दे रहा था कि अगर पुलिस ने उसे हटाने से इनकार कर दिया तो वह उस महिला को गोली मार देगा। उसने यहाँ तक कहा कि अगर वे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो वह आत्महत्या करने के लिए बालकनी से कूद जाएगा। वह पुलिस को कोई जानकारी नहीं देना चाहता था। टास्क फोर्स के आने में कितना समय लगेगा? क्यू युआनजी ने बाई यिंग की ओर मुड़ते हुए पूछा, जो अपनी सहयोगी इकाई के साथ संपर्क करने से जल्दबाजी में वापस आई थी। जल्द से जल्द 10 मिनट, बाई यिंग ने जवाब दिया। लंबे समय तक उसकी भावनाओं को शांत करने और स्वीकार्य सीमा के भीतर उसकी मांगों का पालन करने की पूरी कोशिश करें। मेरे आदेश के बिना आपको कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है, नहीं आपको उसे गिरफ्तार करने के लिए जबरन घुसना चाहिए, क्यू युआनजी ने कहा। रोजर वह। लोंग यू ने स्वीकृति में सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। आदेश देने के बाद क्यू युआनजी लो शुआंग और कुछ अन्य लोगों के साथ पहली मंजिल पर चले गए। होटल के पीछे के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर और ऊपर देखते हुए वे स्पष्ट रूप से बालकनी को प्रत्येक कमरे से 1 मीटर से अधिक बाहर निकलते हुए देख सकते थे। क्यू युआनजी ने रूम 808 की बालकनी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दरार है। बालकनी? लो शुआंग ने कहा। क्यू युआनजी ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, याओ बैशान का पूरा ध्यान कमरे के दरवाजे पर होगा। जब विशेष टास्क फोर्स आती है तो एक टीम को चुपचाप रस्सी के साथ 808 की बालकनी में ले जाएं और अंदर घुस जाएं। इस तरह हम उसे आश्चर्यचकित कर सकते हैं और उसे नियंत्रण में ला सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है। विशेष कार्य बल इस काम के लिए सुसज्जित है। वे अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में रॉक क्लाइंबिंग और एब्सेलिंग करते हैं। यह उनके लिए केक का एक टुकड़ा होगा। इसके अलावा जब तक वे उसके करीब आते हैं वे आसानी से बंदूकों से लैस 2 याओ बैशान को भी मार सकते हैं। लो शुआंग ने कहा। क्यू युआनजी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने अपनी थोड़ी रगड़ी और उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों पर विचार किया। कप्तान, देखो, छत पर कोई है। बाई यिंग ने झटके से होटल की छत की ओर इशारा करते हुए रोया। क्यू युआनजी ने तुरंत देखा और जो कुछ भी देखा उससे दंग रह गया। वास्तव में इमारत की छत पर एक आकृति थी जो 1 दर्जन से अधिक मंजिलों ऊंची थी। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि पैरापेट पर खड़ा व्यक्ति अपनी पीठ को बाहर की ओर मुंह करके खड़ा था। यह एनएसए का वह है। वह क्या करने जा रहा है? इमारत से कूद जाऊं? लो शुआंग ने जवाब दिया। उसने ही सबसे पहले उसे पहचाना था। बाई यिंग और टीम के अन्य सदस्य भी समान रूप से हैरान थे। जियाओ लो एक इमारत की छत के किनारे पर खड़ा था जो 1 दर्जन से अधिक मंजिल ऊंचा था। उसकी पीठ बाहर की ओर थी। वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था? क्या वह वास्तव में आत्महत्या करने जा रहा था? क्या एनएसए में दबाव इतना अधिक था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यू युआनजी ने अपने कम्युनिकेटर को बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। उसी दौरान होटल की छत पर खड़े शियाओ लो ने अपने फोन की घंटी सुनी। उसने उसे बाहर निकाला और फोन उठाया। जियाओ लो, आप इमारत के शीर्ष पर क्यों खड़े हैं? यह खतरनाक है, नीचे आओ। क्यू युआनजी बढ़ गया। वह सिर्फ जियाओ लो की कार्रवाई के उद्देश्य और उनके द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों को समझ नहीं सका। अपने अपराधी को गिरफ्तार करने में आपकी मदद करना। जियाओ लो ने उदासीन प्रतिक्रिया दी और कॉल समाप्त कर दिया, फिर फोन को वापस अपनी जेब में रख दिया। अगले सेकंड में जियाओ लो इमारत के शीर्ष से नीचे कूद गया और क्यू युआनजी और उनकी टीम को घूरने लगा। वह नीचे कूद गया। एक पल के लिए उनमें से हर एक के गले में अपना दिल था, लेकिन उनका झटका जल्दी से आश्चर्य में बदल गया क्योंकि जियाओ लो इमारत के शीर्ष से सीधे जमीन पर नहीं गिरा। वह एक मंजिल से नीचे की मंजिल पर गिर गया, लगभग रैपलिंग गति से, सिवाय इसके कि वह अपने उतरने को धीमा करने के लिए प्रत्येक बालकनी के बाहरी किनारे को पकड़ने के लिए अपने हाथों का उपयोग कर रहा था। निगल। क्यू युआनजी, लो शुआंग, बाई यिंग और टीम के अन्य सदस्य चुप थे क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। क्या वह भी इंसान था? उसकी बाहों और हाथों के जोड़ तनाव और भार कैसे ले सकते हैं? हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या वह एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है? मैं सुरक्षा रस्सी और कैमरे क्यों नहीं देखता? जीसस, यह एक लाइव हॉलीवुड एक्शन ब्लॉकबस्टर है। नीचे की गली से गुजर रहे लोग एक के बाद एक देखने के लिए रुक गए और कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर शियाओ लो को अपने नंगे हाथों से तेजी से इमारत से नीचे जाने का वीडियो बनाया। अपवाद के बिना हर कोई हैरान और अविश्वास में था। यह आदमी बहुत लापरवाह है। क्यू युआनजी जियाओ लो के बारे में चिंतित था और ठंडे पसीने में टूट गया।
कोई सुरक्षा रस्सी नहीं थी और वह अपने वंश को धीमा करने के लिए केवल अपने हाथों पर भरोसा कर रहा था। फिसलने की स्थिति में वह पूरे रास्ते गिर जाएगा और एक कूदे में टूट जाएगा। वह एक पागल आदमी है। बाई यिंग और अन्य लोग भी समान रूप से चकित थे क्योंकि उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। केवल एक पागल आदमी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इतनी ऊंची इमारत से जल्दी से उतरने की हिम्मत करेगा। लो शुआंग चुप रहा क्योंकि वह समान रूप से हैरान और आशंकित महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही उसने असंतोष की भावना महसूस की। जिस व्यक्ति को उसने सोचा था कि वह श्रेय लेने के लिए यहाँ था, वह हांगकांग की फिल्मों में पुलिस की तरह निडर था और अब अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए सबसे असामान्य रास्ता अपना रहा था। यह उसके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह अच्छा था। वह कूदने की हिम्मत क्यों करेगा? वह क्या सोच रहा था? यह एक दर्जन से अधिक मंजिला इमारत है। लेकिन उसी पल एनएसए की छवि, जिसके बारे में उनकी शुरू में कम राय थी, अचानक उनकी आंखों में उभर आई। इस तरह के कौशल उनके जैसे नियमित पुलिस अधिकारियों की क्षमताओं से बिल्कुल परे थे। अध्याय 408, आपके पास बहुत अधिक मूल्य नहीं है। जियाओ लो के हाथ और हाथ यांत्रिक उपकरणों की तरह थे, जो अभूतपूर्व मनोरंजक शक्ति और धीरज के साथ काम कर रहे थे। बिना किसी प्रयास के उन्होंने हर बार अपने शरीर के वजन से उत्पन्न प्रभाव के बल से उत्पन्न भार का सामना किया जब भी वह एक समय में फर्श पर गिर गए। उनकी हरकतें हल्की थी और उनके तेजी से उतरने से बहुत अधिक शोर नहीं हुआ। जल्द ही वह 8वीं मंजिल पर पहुंचने वाला था। यह सरासर साहस का एक उत्तेजक प्रदर्शन था। नीचे सड़क पर क्यू युआनजी और उनकी पार्टी केवल घबराहट में, बिना पलक झपकाए और अपने गले में दिल को घूर सकती थी। हर बार जब जियाओ लो एक मंजिल नीचे गिरा तो उनके दिल उत्सुकता से धड़कते थे, इस डर से कि जियाओ लो फिसल कर गिर जाएगा। इतनी ऊंचाई से गिरने के लिए मानव शरीर तुरंत मांस और कीचड़ के ढेर में बदल जाएगा। बस इसके बारे में सोचने से किसी की खोपड़ी सुन्नता से भर जाती है। शियाओ लो 9वीं मंजिल पर बालकनी में पहुंचने पर रुक गए और वहां से वह 8वीं मंजिल पर बालकनी में ऐसे झूल गए जैसे वह झूले पर खेल रहे हों। वह एक घुटने पर पूरी तरह से मौन में उतरा, एक भारहीन रैत की तरह। सुनो, तुम वहां से बाहर निकलो, एक रास्ता साफ करो और मेरे लिए एक ऑफ रोड वाहन तैयार करो, नहीं तो मैं इस औरत को गोली मार दूंगा। मुझ पर संदेह मत करो, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करूंगा। जैसे ही वह कमरा 808 की बालकनी पर उतरा, उसने दरवाजे पर चिल्लाने वाली एक तेज आवाज सुनी, जरूरी और हताश, और व्यक्ति को लगा कि वह किसी भी समय खुद को और तर्क करने की अपनी क्षमता खो देगा। जियाओ लो खड़े हुए और धीरे से पर्दे को एक तरफ धकेलने के लिए पहुंचे, जिससे खुद को कमरे की स्थिति का स्पष्ट दृश्य मिला। शॉर्ट्स पहने एक आदमी दरवाजे की ओर मुंह करके बैठा था, जिसके हाथ में पिस्तौल थी। उसका दाहिना हाथ एक महिला की गर्दन के चारों ओर कसकर बंद था और बंदूक थूथन को उसकी कनपटी पर दबाया गया था। वह दरवाजे की ओर घूर रहा था। अगर पुलिस अधिकारी ने अंदर घुसने की हिम्मत की तो वह वास्तव में महिला को गोली मार देगा। कहने की जरूरत नहीं है, यह आदमी याओ बैशान था और वह महिला सेक्स वर्कर थी। अपने पीछे कुछ महसूस करते हुए याओ बैशान ने अचानक अपना सिर घुमाया और पीछे देखा। और यही वह समय था जब जियाओ लो ने अपनी क्षणिक चूक का फायदा उठाया और बिजली की गति से अंदर चला गया। इससे पहले कि याओ बैशान प्रतिक्रिया दे पाते, शियाओ लो ने सीधे उनके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। झटका जबरदस्त था और इसने उसे अपनी तरफ फैला दिया। उसके सामने के 2 दांत बाहर निकल गए जो फर्श पर गिरने के बाद उसके साथ रवाना हुए। बीएम। जैसे ही बियर से लथपथ याओ बैशान एक भयानक धमाके के साथ फर्श पर गिर गया, पिस्तौल उसके हाथ से उड़ गई और कमरे के कोने में फिसल गई। विचलित होकर याओ बैशान ने अपनी आंखें केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल इतना ही समझ सकता था कि एक काला कपड़े पहने युवक खड़ा था जहां वह था, जो उसे निष्क्रिय रूप से घूर रहा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके पास डैशिंग विशेषताएं और गोरा रंग, अंधेरे गूढ़ आंखें और सिर से पैर तक एक सुरुचिपूर्ण और शांत गाड़ी थी। कौन? आप कौन है? तुम यहाँ कैसे आ गए? याओ बैशान रोया। वह हैरान और उलझन में था, यह देखकर कि कोई उसकी जानकारी के बिना उसके कमरे में प्रवेश कर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी भूत देखा हो। शियाओ लो उदासीन दिखाई दिए और उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। आप गिरफ्तार है, वह चिल्लाया। एक पुलिस? याओ बैशान की पुतलियां दहशत में फैल गई और जैसे ही उन्होंने तुरंत जियाओ लो की पहचान का अनुमान लगाया, उन्हें पता था कि उनका समय आ गया है। वह अब अपने मुंह में रक्त के स्वाद के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। जल्दबाजी में उसने खुद को फर्श से उठाया और कमरे के कोने पर अपनी पिस्तौल की ओर चारों ओर से टूट पड़ा। वह जानता था कि इस पिस्तौल को हाथ में पकड़कर ही वह पुलिस से बातचीत करने की बेहतर स्थिति में हो सकता है। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। वह करीब आ रहा था। बंदूक उसकी आंखों के सामने थी। याओ बैशान के दिमाग में अपने हथियार के लिए जाने के अलावा और कुछ नहीं था। पिस्तौल अच्छी तरह से पहुंच में थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक पैर ऊपर से नीचे आया और बंदूक पर कदम रखा। उसने अपना सिर उठाया, केवल उस डैशिंग युवा चेहरे द्वारा अभिवादन किया गया। जियाओ लो याओ बैशान को अपनी कमर के चारों ओर जोर से मारने से पहले तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। याओ बैशान के शरीर को हॉकी की तरह फर्श पर विस्फोट किया गया था और दीवार से हिंसक रूप से टकराने के बाद ही रुक गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की सभी हड्डियां टूट गई थी क्योंकि वह कष्टदायी दर्द में विलाप और फुसफुसा रहा था। शियाओ लो ने याओ बैशान की पिस्तौल लेने के लिए झुकते हुए आह भरी। ऐसा प्रतिद्वंद्वी उसके लिए बहुत कमजोर था और उसने उसे और गाली देने में रुचि खो दी। लो है? क्या यह तुम हो? यह अभी था जब वह क्यू युआनजी के अधीनस्थ को अंदर जाने देने के लिए दरवाजा खोलने वाला था कि उसने महिला की आवाज सुनी। यह एक परिचित आवाज थी। जियाओ लो तुरंत पलट गया और अब जब वह उसे सामने से देख रहा था तो वह उसे पहचान सकता था। इस कमरे में महिला एक पुरानी परिचित झाओ मेंकी निकली। जियाओ लो की नजर के नीचे झाओ मेंकी ने अचानक आत्मजागरूक और बहुत शर्मिंदा महसूस किया। उसने अपने पैरों को घुमाया और अपनी बाहों को अपनी छाती के चारों ओर मोड़ दिया, अपने उजागर हिस्सों को कवर किया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो थोड़ा दुविधा में था और जब उसे अपनी आवाज मिली तो उसने कहा, तो यह तुम हो? आप अब इस क्षेत्र में क्यों हैं? उसका स्वर दूर और निर्लिप्त था, जैसे वह किसी अजनबी का अभिवादन कर रहा हो। झाओ मेंकी ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, सीधे जियाओ लो की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे पता है कि समाज निर्दयी हो सकता है, लेकिन यह मेहनती लोगों को सफल होने से नहीं रोकता है। मुझे नहीं पता कि आपका नैतिक कोड कहाँ है, लेकिन अब इसे देखने से शायद आपने इसे खो दिया है।
जियाओ लो यह कहने से खुद को रोक नहीं सका कि वह इसके बारे में कैसा महसूस करता है, खासकर जब यह महिला उसका पहला प्यार और पूर्व सहपाठी थी। उसे इस तरह के अपमानजनक स्तर तक गिरते देख उसके लिए यह असंभव था कि वह उस तरह से महसूस न करे जैसा उसने किया था। अगर वह परिवार का सदस्य होता तो निश्चित रूप से उसे बिना किसी हिचकिचाहट के चेहरे पर थप्पड़ मारा जाता। अनिश्चित है कि क्या सोचना है और उसके बारे में मिश्रित भावनाएं हैं। जियाओ लो ने कहा, झाओ मिंगी, मुझे बताओ मैं आपको अतीत में क्यों पसंद करता था। उनके कड़वे शब्द खंजर की तरह थे और वे झाओ मिंगी के दिलों में गहराई से घुस गए। वह अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और दूर देखते हुए वह सुबकते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। उसके दिमाग में जियाओ लो एक आसन पर बैठे एक देवता की तरह था, जबकि वह एक बदबूदार खाई में गंदे सीवेज के अलावा कुछ भी नहीं था। झाओ मेंग की जियांगचेन को छोड़ना चाहते थे, जो उनके लिए दुख का शहर था। यही कारण था कि वह जियाहाई लौट आई थी। संयोग से वह अपने कक्षा मॉनिटर गो किंगहे से मिली, जिसने उसे एक जीवन रेखा फेंक दी। उसने सोचा कि वह जियाहाई में कुछ हासिल कर सकती है, लेकिन उसे खुद को एमएलएम संगठन में खोजने की उम्मीद नहीं थी। उसे एक बलिदान में बदल दिया गया, एक श्रद्धांजलि जो नीचों द्वारा अपने वरिष्ठों को दी जाती है। अगर उसके गुण बरकरार होते तो वह अंत तक विरोध करती, लेकिन सच्चाई यह थी कि ऐसा नहीं था। वह सिर्फ एक गंदी औरत थी जिसे दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे द्वारा बेरहमी से छोड़ दिया गया था। इसलिए उसने खुद को बेच दिया और इस तरह के जीवन के आगे घुटने टेक दिए। अपने खाली समय में उसका एकमात्र आनंद जियाहाई की सड़कों और गलियों में चलना था, उन छोटी चीजों को याद करना जो वह अतीत में जियाओ लो के साथ किया करती थी। वास्तव में झाओ मेंकी को पता था कि वह फिर कभी जियाओ लो में वापस नहीं आ सकती है और वह केवल उन खूबसूरत यादों को याद करना चाहती थी जिन्हें वह अभी भी संजोती थी। झाओ मेंकी के लिए कुछ भी उसे इस पल के लिए तैयार नहीं कर सकता था। वह क्या थी उस आदमी के सामने जिसे उसने अपने पूरे दिल से संजोया था। इस पल की शर्म और गिरावट सहन करने के लिए बहुत अधिक थी और उसे अचानक लगा कि उसे उन समयों की यादों को याद करने का भी कोई अधिकार नहीं था जो उन्होंने एक साथ साझा किए थे। मैं आई झाओ मेंकी बुदबुदाया, पता नहीं क्या कहना है। पुलिस अधिकारी हर जगह है और वे जल्द ही आएंगे। अपने कपड़े पहनो फिर उनके साथ जाओ। जियाओ लो को एक और सेकंड के लिए भी उसे देखना मुश्किल लगा। वह पीछे मुड़ा, याओ बैशान की ओर चला गया, उसे तिरस्कारपूर्वक देखा और पूछा, याओ बैशान, क्या आप मुझे फॉग के बारे में कुछ बता सकते हैं। याओ बैशान ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास मेरे लिए ज्यादा मूल्य नहीं है। शियाओ लो ने याओ बैशान की क्रोच पर थप्पड़ मारने से पहले भावनाओं के बिना जवाब दिया। याओ बैशान बुरी तरह से घायल हो गया। उसका चेहरा एक बदसूरत मुस्कान में बदल गया था क्योंकि बढ़ते दर्द ने उसके पूरे शरीर को हिला दिया था। कमर के नीचे उसके शरीर का पूरा निचला हिस्सा पहचान से परे कुचल दिया गया था और एक पल बाद वह सदमे से अपने शरीर में निकल गया। अध्याय 409 पुराना समय। जियाओ लो ने कमरा 808 का दरवाजा खोला और चुपचाप बाहर चला गया। क्यू युआनजी और उनकी टीम जो बाहर इंतजार कर रही थी एक शब्द भी बोलने के लिए बहुत चौंक गई। वे केवल उसे एक स्तूप में देखते थे। वह केवल अपने नंगे हाथों का उपयोग करके होटल की छत से 8वीं मंजिल तक इतनी जल्दी उतर गया था। ऐसा आदमी किसी देवता से कम नहीं था और कोई भी अब उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। जियाओ लो ने क्यू युआनजी से संक्षेप में बात की, यह वर्णन करते हुए कि अपेक्षाकृत आराम से क्या हुआ था। याओ बैशा ने बंदूक के साथ विरोध किया, इसलिए मैंने उसे दंग कर दिया। मैंने अंदर की महिला से बात की है। वह वेश्या नहीं है बल्कि एमएलएम संगठन की शिकार है। क्या आपको चोट लगी है? क्यू युआनजी ने पूछा। नहीं। जियाओ लो ने जाने से पहले क्यू युआनजी को सिर हिलाया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यू युआनजी जल्दी से अपने लोगों को कमरा 808 में ले गए और जब उन्होंने याओ बैशान को अपने निचले शरीर के साथ कुचला हुआ पाया और उसका क्रॉच क्षेत्र खून और शरीर के तरल पदार्थों से लथपथ था तो वे कांप गए और उनके बाल समाप्त हो गए। एनएसए के उस आदमी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। लो शुआंग ने तुरंत सबसे बुरा सोचा, यह मानते हुए कि किसी व्यक्ति को चकित करने के कई तरीके थे, लेकिन जियाओ लो ने इसके बजाय इस विधि को चुना जिसे जानबूझकर समझाने के अलावा समझाना मुश्किल था। बाई यिंग, लोंग ये और टीम के अन्य सदस्य यह सोचकर कांप गए। यदि जियाओ लो ने जानबूझकर याओ बैशान को अक्षम कर दिया था और उसे किसी भी संतान को पैदा करने से रोका था तो यह निश्चित रूप से क्रूर होगा। अपने दिमाग में बहुत कुछ रखते हुए क्यू युआनजी ने झाओ मेंकी पर एक नजर डाली जो अब पूरी तरह से कपड़े पहने हुए है और कहा, उसे दूर ले जाओ। इस ऑपरेशन में कुल 11 एमएलएम कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। जब उन्होंने जियाओ लो को देखा तो गो किंगहे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या स्टार क्लाउड केंडो जिम में किए गए जघन्य अपराध के बाद उसके साथ कुछ नहीं किया गया था? शियाओ लो ने सभी को पीटा था, किसी का पैर तोड़ दिया था और यहाँ तक कि वांग तुयुन की बाह भी काट दी थी। उसने अन्याय की एक बड़ी भावना महसूस की और क्रोध से भर गया। जब क्यू युआनजी हॉल में पहुंचे तो गो किंगहे ने जियाओ लो की ओर इशारा किया और चिल्लाया, अधिकारी जल्दी करो और उसे गिरफ्तार करो। वह एक अपराधी है जिसने स्टार क्लाउड केंडो जिम में हिंसा के अत्याचारी कृत्यों को अंजाम दिया था। वह एक राक्षस है और समाज के लिए खतरा है। उसे जल्दी गिरफ्तार करो, उसे जेल में डाल दो। गो किंगहे अपने फेफड़ों को बाहर निकाल रहा था और यह इस बात का प्रमाण था कि वह जियाओ लो को गिरफ्तार करने और सलाखों के पीछे डालने की कितनी इच्छा रखता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गो किंगहे, एक एमएलएम समूह के लिए एक महान वक्ता के रूप में आप किसी और को चोर कहना बंद कर देंगे जब आप सबसे बड़े होते हैं, क्यू युआनजी ने कहा। अधिकारी कृपया मुझ पर विश्वास करें, वह वास्तव में एक अपराधी है, शायद वह एक निरोध केंद्र से भाग गया, जल्दी करो और चुप रहो, वह हम में से एक है। क्या आप एक पुलिस अधिकारी को बदनाम करके अपने आरोपों की सूची में और अधिक अपराध जोड़ना चाहते हैं? इससे पहले कि गो किंगहे अपनी बात खत्म कर पाते, बाई यिंग ने उन्हें टोका और तुरंत चुप करा दिया। जनता को ब्रेनवॉश करने की एमएलएम संगठन की क्षमता मुख्य रूप से इन महान वक्ताओं के कौशल के कारण थी। उसने इन घृणित महान वक्ताओं के लिए गहरी नफरत महसूस की जिन्होंने मानसिक दृष्टिकोण का उपयोग करके अपने पीड़ितों को नियंत्रित किया। यदि ये महान वक्ता मौजूद नहीं होते तो एमएलएम संगठन कभी भी समाज में इतनी गहराई से खुद को नहीं डाल सकते थे। एक पुलिस अधिकारी। एक पल के लिए गो किंगहे का मस्तिष्क पूरी तरह से खाली हो गया और उसका जबड़ा घबराहट में गिर गया क्योंकि उसने जियाओ लो को देखा जैसे कि वह किसी अन्य ग्रह से था। जियाओ लो उसके पास गया और पूछा, तुमने अपने ही सहपाठी को एमएलएम में धोखा दिया, क्या आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है?
गो किंगहे आश्चर्यचकित हो गया, फिर तुरंत एक उन्मादी हंसी छोड़ दी। हाँ हाँ, आप झाओ मेंकी के बारे में बात कर रहे होंगे। मैंने सुना है कि वह वही थी जिसने आपको छोड़ दिया और दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे की बाहों में चली गई। उन्होंने कहा, चूंकि वह मुझे ढूंढते हुए जियाहाई आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपका बदला लेने में आपकी मदद करूंगा और उसे एक वेश्या के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करूंगा जिसे हजारों लोग मार रहे हैं। अब यह क्या है? क्या आपको उसके लिए बुरा लग रहा है? क्या आपको इसके बजाय मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? यह उसके जैसे फूहड़ के लिए एक अच्छी तरह से योग्य अंत है। हा हा हा। जियांगचेंग में अल्मा मेटर पुनर्मिलन के दौरान जियाओ लो के साथ फिर से जुड़ने के बाद से गो किंगहे ने महसूस किया कि उन्हें हमेशा हर मोड़ पर जियाओ लो द्वारा सर्वश्रेष्ठ किया जा रहा था, हर संभव तरीके से उनसे हार रहे थे। अब अंत में उन्हें कुछ ऐसा मिला कि वह जियाओ लो को हरा सकते थे। झाओ मेंकी उनके लिए झाओ मेंकी को अपमानित करना और अपमानित करना जियाओ लो के साथ ऐसा करने के बराबर था, और उस क्षण उन्होंने संतुष्टि की अभूतपूर्व भावना महसूस की। झाओ मेंकी को पुलिस द्वारा बाहर निकाला गया जब उसने सुना कि गो किंगहे ने क्या कहा था। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका शरीर तरकश हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि सभी की आंखें उस पर थी। यह उसके लिए एक भारी झटका था कि उसने कितना कम आत्मसम्मान छोड़ा था, और अगर एक पुलिस अधिकारी उसका समर्थन नहीं कर रहा था तो वह जमीन पर गिर गई होती क्योंकि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। क्या यह सब मेरे पापों का प्रतिशोध है? बस जब उसने सोचा कि उसने जियाहाई में एक नया रास्ता चुना है और खुद को एक नए जीवन का स्वागत करने वाला है, तो वास्तविकता ने उसके चेहरे पर कठोर थप्पड़ मारा। यह नरक का मार्ग साबित हुआ। जिस क्षण से उसने जियाओ लो को छोड़ दिया, वह अपने स्वयं के निर्माण की एक अपरिहार्य खाई में गिर रही थी। जियाओ लो के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और उसने गो किंगहे को देखा जैसे कि वह एक जोकर को देख रहा था और कहा, सूट पहनने से यह तथ्य नहीं बदलता है कि आप एक स्कम्बैग हैं। वास्तव में इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े बदमाश हैं, लेकिन एक बात है, आपको झाओ मेंकी को अपमानित नहीं करना चाहिए था। वह मेरा अतीत है जो उसे मेरा हिस्सा बनाता है। उनका अपमान करना मेरा अपमान करने के बराबर है। हाँ हाँ, बेशक मुझे पता है कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। मैं आपका अपमान करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि उस कुतिया को 1 दर्जन से अधिक पुरुषों द्वारा सवारी की गई है? मेरे पास भी उसका हिस्सा है। और चूंकि वह आपका अतीत है, इसलिए मैं उसे एक असली कुतिया में बदलने और इस दुनिया के सभी पुरुषों को अपनी इच्छानुसार प्यार करने देने का इंतजार नहीं कर सकता। क्या विकृतियां हैं? लो शुआंग और टीम के अन्य सदस्यों ने जब गो किंगहे को बेतुका राग सुना तो उन्हें घृणा महसूस हुई। यह पुष्टि की गई कि जो जितने लंबे समय तक जीवित रहा, उतना ही अधिक देखा गया। इस सोने के स्पीकर ने इसे खो दिया है, वह एक प्रमाणित पागल है। क्यू युआनजी ने अपनी टिप्पणी करते हुए नाराजगी जताई। एमएलएम संगठनों की उनकी समझ के आधार पर दूसरों का ब्रेन वॉश करने वाले वक्ता सिद्धांत रूप में मानसिक विकार के हल्के रूप से पीड़ित थे। दूसरों का ब्रेन वॉश करके गो किंगहे ने अंततः अपने मस्तिष्क को भी नष्ट कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही गो किंगहे पागल हो गया, जियाओ लो भी हंसने लगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? गो किंगहे ने हंसना बंद कर दिया, लेकिन जियाओ लो ने जारी रखा। यह एक भयावह हंसी थी जिसने गो किंगहे की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। मुझे उकसाने की आपकी मूर्खतापूर्ण योजना पर हंसना। बिना किसी चेतावनी के जियाओ लो ने गो किंगहे के पेट में अपना पैर घुमाया। गो किंगहे को फर्श पर पटकने से पहले लगभग 3 से 4 मीटर पीछे धकेल दिया गया था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, जियाओ लो हवा के झोंके की तरह ऊपर भागा, अपना दाहिना पैर उठाया और उसे गो किंगहे के बाएं बछड़े पर जोर से पटक दिया। N0.1 सुप्रशिक्षित। हड्डी टूटने की भयानक आवाज ने हवा भर दी क्योंकि गो किंगहे का पूरा बायां पिंडली 2 हिस्सों में टूट गया। यह एक भयावह दृश्य था। पिंडली की हड्डी के टुकड़े मांस के माध्यम से छेद गए थे और यौगिक फ्रैक्चर मोटे बहते खून से सना हुआ था। गो किंगहे अपने बाएं पैर को नीचे देखते हुए सदमे में थे। सबसे संक्षिप्त क्षण के लिए उसका दिमाग खाली था क्योंकि एड्रेनालिन की वृद्धि उसके शरीर के माध्यम से दौड़ गई थी और उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। क्या यह टूटा हुआ था? क्या यह उसका पैर था? यह कैसे संभव हुआ? कौन कभी अपने पैर के टूटने को स्वीकार कर सकता है? अचानक वास्तविकता लौट आई और गो किंगहे सदमे की स्थिति में चला गया क्योंकि एक कष्टदायी और पीड़ादायक दर्द ने उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया। आह! गो किंगहे एक सुअर की तरह बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि उसने अपनी टूटी हुई पिंडली पर अपनी आंखें टिकाई थी जो एक खुले नल की तरह खून बहा रहा था। उसकी आंखें आतंक से भर गई थी क्योंकि उसका शरीर हिल रहा था और हिंसक रूप से कांप रहा था जहां वह लेटा था। क्यू युआनजी और उनकी टीम को ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी, और हालांकि उन्होंने गो किंगहे के प्रति एक आम अवमानना साझा की, फिर भी वे सहायता प्रदान करने के लिए दौड़ पड़े। क्यू युआनजी चिल्लाया, जियाओ लो, रुक जाओ। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, पीछे हटो। शियाओ लो दहाड़ा। क्यू युआनजी अपने ट्रैक में रुक गया क्योंकि अचानक जियाओ लो की आंखों में नजर बुरा और बुरा हो गया। जियाओ लो ने गो किंगहे की ओर एक कदम बढ़ाया और एक बार फिर उसने अपना दाहिना पैर अशुभ रूप से उठाया। जैसे ही गो किंगहे ने दया की गुहार लगाने के लिए अपने हाथ उठाए, जियाओ लो ने अपना पैर सीधे उसकी छाती में डाल दिया। इस हमले से गो किंगहे की उड़ोस थी और उसके साथ कई पसलियां टूट गई, जिससे वह हवा के लिए हाँफने लगा क्योंकि उसके मुंह से खून बह रहा था। इसने गो किंगहे को बुरी तरह से क्षतविक्षत कर दिया और मुश्किल से जीवित रह गया। अध्याय 410 सुकैनी का मामला। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लो ने बिना किसी प्रयास के गो किंगहे को जमीन पर लेटा दिया। दर्द से कराहते हुए उसकी नाक और मुंह से बहुत खून बह रहा था और अपने जीवन के लिए चिपक गया था। क्यू युआनजी और उनके अधीनस्थ हैरान थे क्योंकि वे जियाओ लो को आतंक में देख रहे थे। यह एनएस प्रशिक्षित व्यक्ति सचमुच एक हत्या मशीन था। क्या वह मानव भी था? जियाओ लो से मिलने से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किसी व्यक्ति को अपंग करना इतना तेज और सरल होगा। क्या वह मेरे लिए न्याय कर रहा था? झाओ मेंकी चौंक गया और जियाओ लो के कार्यों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अचानक वह खुद को रोक नहीं सकी और एक अकथनीय उदासी और दुहक से तौलते हुए आंसू भरी सिसकियों में फूट पड़ी। जियाओ लो ने उसे निष्क्रिय रूप से देखा, फिर मुड़ा और बिना किसी देरी के चला गया। लो, धन्यवाद। झाओ मेंकी धीरे से फुसफुसाए और शियाओ लो को देखते हुए दूर से दूर चले गए। अपने दिल में उसने नए सिरे से शुरू करने, बेहतर लोगों से मिलने और गरिमा के साथ अपना जीवन जीने का मन बनाया। यह आगे बढ़ने का समय था।
जैसा कि जियाओ लो ने कहा था, वह उसका अतीत था, उसके भूले हुए दिनों का एक हिस्सा था। चाहे वह खुद के लिए हो या जियाओ लो के लिए, उसे ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीना था। क्रिसेंट बे अपार्टमेंट में वापस जियाओ लो थोड़ा थका हुआ था और वह घर वापस आने के तुरंत बाद सो गया। उस रात झांग दशान के एक फोन कॉल ने उन्हें जगाया। झांग दशान, बेहतर होगा कि आपके पास मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण हो, या फिर अगली बार जब मैं आपको देखूंगा तो मैं आपको अपने पैर से बधाई दूंगा, जियाओ लो ने कहा। वाह, अरे भाई, इस तरह मत बनो। हम अच्छे दोस्त हैं, मुझे आपको कुछ कॉल देने में क्या गलत है? क्या आपको डर है कि लोगों को संदेह होगा कि हम एक जोड़ी हैं? लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से हमारे बीच कुछ खास है। हे, आपको यह स्वीकार करना होगा, झांग दाशान ने अपने सामान्य अंदाज में हंसते हुए कहा। जियाओ लो ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अब लटक रहा है। ओई चुप मत रहो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, झांग दाशा ने कहा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तो जल्दी कहो, जल्दी करो और बस इसे दूर करो। जियाओ लो अभी भी थोड़ा उनिंदा था और झाओ मेंकी के दुर्भाग्य के व्यवसाय ने उसे कुछ उदास महसूस कराया था। वह झांग दशान के साथ मजाक करने के मूड में नहीं थे। ठीक है, मैं तब काम पर वापस आ जाऊंगा। अपना कंप्यूटर चालू करें, यूट्यूब चालू करें और पागल आदमी जल्दी से नंगे हाथों के साथ इमारत से उतरता है खोजें। उस वीडियो को देखें, हालांकि यह दूर से लिया गया था और आपके चेहरे को सामने से कैप्चर नहीं किया गया था, मुझे यकीन है कि यह आप है ना? झांग दशान ने कहा। जियाओ लो ने अपनी भौहें झुका ली, लिविंग रूम में चले गए और झांग दशान द्वारा उल्लिखित वीडियो की खोज के लिए कंप्यूटर चालू किया। उसने जो देखा उसने तुरंत उसे जगा दिया। यह फुटेज था कि वह सुबह होटल की छत से उतर रहा था जब वह याओ बैशान के कमरे में चोरी कर रहा था। न केवल इसे किसी ने रिकॉर्ड किया था, बल्कि इसे ऑनलाइन भी पोस्ट किया गया था और वायरल हो गया था। केवल एक दोपहर में वीडियो ने पहले से ही 800,000 से अधिक बार देखा है। जल्दी से उसने मानसिक रूप से सिस्टम का मॉल खोला और अपने संचित बिंदुओं को देखा। उनका खाता बैलेंस शुरू में 2 मिलियन से थोड़ा अधिक था, अब 3 मिलियन था और इससे भी अधिक, यह अभी भी बढ़ रहा था। बिना किसी संदेह के इन लाभों को उसी वीडियो के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे वह अब देख रहा था। तुम्हें कैसे पता कि वह मैं था? जियाओ लो बहुत उत्सुक था। यह दूरी वास्तव में बहुत दूर थी और वीडियो में उनकी आकृति एक धब्बे से थोड़ी अधिक थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। टीएसके, बस अपने उस भद्दे आंकड़े पर एक नजर डालें। आपकी पीठ का उल्लेख नहीं करने के लिए मुझे पता चल जाएगा कि यह आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से को देखकर है, झांग दाशान ने डींग हाँकते हुए कहा। चियाओ लो अवाक रह गए। उन्होंने नेटिजन्स की टिप्पणियों को देखने के लिए नीचे स्क्रॉल किया। कई लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनमें से एक ने तार्किक तर्क के साथ अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि एक निलंबन तार था और चूंकि वीडियो को बहुत दूर से शूट किया गया था, इसलिए इसे संपादित किया गया था। यह उनका तर्क था कि वे उस व्यक्ति पर लटकते निलंबन तार को क्यों नहीं देख सके। इस नेटिजन्स ने अपना सावधानीपूर्वक विश्लेषण व्यक्त किया था और इसे शीर्ष टिप्पणी के रूप में बनाया था। हर किसी ने कहा कि वह एक पेशेवर था। जियाओ लो चकलिंग को रोक नहीं सका, फिर उसे जैसा देने का फैसला किया। इसके अलावा कुछ और? यदि नहीं तो मैं फांसी पर लटक रहा हूँ। हाँ, तुम केवल दिन भर मुझ पर लटकना चाहते हो। कब से मेरे साथ चैटिंग ने आपको इतना परेशान किया? झांग दशान घबरा गया और उसने जियो लो को एक टीजर फेंकने का फैसला किया। एक बढ़िया चूजा आपको ढूंढ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आप और अधिक सुनना नहीं चाहते हैं, उसने मजाक उड़ाया। जियाओ लो ने असहाय रूप से पूछने से पहले एक लंबी सांस ली। कौन? गुक्यांशु के नाम से एक पुलिस अधिकारी। वह एक प्यारा है। वह हमारी कंपनी के परिसर में आई, मेरे कार्यालय में घुसी और आपके स्थान के बारे में पूछताछ की। वह क्रूर थी और मुझे डर था कि वह बदला लेने के लिए आपको ढूंढ रही होगी, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। लेकिन किसने अनुमान लगाया होगा कि वह वास्तव में एक तलवार निकालेगी और इसे मेरी गर्दन पर रख देगी? ओह, वह वास्तव में अपने पुराने पिताजी से डर गई थी। तो तुमने उसे बताया? शियाओ लो ने इस्तीफे में अपनी हथेली अपने माथे पर दबा ली। जियाहाई आने से पहले उन्होंने विशेष रूप से गुझांगुओं से कहा कि वह गुकियानशुए को अपने ठिकाने का खुलासा न करें। जियाओ लो ने इसके बारे में नहीं सुना क्योंकि वह सफेद बर्फ की तरह शुद्ध थी, जबकि वह अपने हाथों पर खून से लाल था, मौत की खुशबू से बदबू आ रही थी। वह उसकी खातिर गुकियानशु के साथ खुद को उलझाने के लिए काफी अनिच्छुक था। मैं और क्या कर सकता था? वह तलवार थोप रही थी। यदि आप जानते थे कि स्थिति कितनी खतरनाक थी, तो आप उसे अपने ठिकाने बताने के लिए मुझे दोष नहीं देंगे। इसके अलावा आप इसके लिए मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? यह आप थे जिन्होंने जियांगचेंग में प्यार का ऋण छोड़ा था, लेकिन मैं वह था जिसे आपकी ओर से बोझ का सामना करना पड़ा। आपकी नैतिकता की भावना कहाँ है? झांग दशान रोया। हम्मा, मुझे सच बताओ, क्या तुमने उसे मारा? अन्यथा जब मैंने उसे बताने से इनकार कर दिया तो वह तुरंत तलवार क्यों निकालती? झांग दशान ने जवाब दिया। झांग दशान और उसके इनवेंडोज को सुनने के बाद जियाओ लो ने अपने सिर को थका हुआ महसूस किया और वह शब्दों के लिए खो गया। क्या वह कह रहा था कि वह गुकियानशु के साथ सोया था? जियाओ लो को पता था कि उसके गुण उस एपिसोड तक बहुत हद तक बरकरार थे जिसमें महिला उसके अपार्टमेंट के सामने रहती थी। बेशक यह कुछ व्यक्तिगत था जिसे वह केवल अपने पास रखेगा और इसके बारे में किसी और को पता नहीं था। मैं फांसी लगा रहा हूँ। आपकी बकवास काफी है। जियाओ लो उत्तेजित हो गया और समारोह के बिना कॉल समाप्त कर दिया, फिर फोन को एक तरफ फेंक दिया। इसने उसे परेशान किया कि गुकियानशुए उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था और उसे उम्मीद थी कि वह जल्द ही वहां होगी। वह मुझे क्यों ढूंढ रहा था? यह सच है तो यह हो, मेरे सम्मानित अतिथि बने। अपरिहार्य के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बाद जियाओ लो धीरे धीरे सहज महसूस करने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जियाओ लो उठा और दरवाजा खोला। एक युवक अपने बालों को आकर्षक बिजली पीले रंग से रंगे, कान स्टड पहने और आंखों के नीचे काले आईलाइनर के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उनके कपड़े बहुत ट्रेंडी थे और उनके व्यक्तित्व की छाप देते थे। उनकी पैंट में छेद थे और पुरानी पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति के लिए जो प्रवृत्ति से अपरिचित थे, वे तुरंत सोचेंगे कि वह गरीब था और एक नई जोड़ी को वहन करने में असमर्थ था। जीजाजी, आप घर पर हैं? मैं बस आपको कॉल करने जा रहा था, सुकैनी ने अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान चमकाते हुए कहा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?
जियाओ लो को सु कैनी के बारे में कुछ आपत्तियां थी और जिस मनोदशा में वह था, जियाओ लो बिल्कुल उत्साही नहीं था और यह उसकी आवाज के स्वर में दिखाई दिया। जीजाजी, आप बहुत भुलक्कड़ हैं। यह केवल कुछ दिन हुए हैं और आप भूल गए हैं कि आपने मुझसे क्या वादा किया था। मैंने तुमसे क्या वादा किया था? आपने वाइल्ड वुल्फ माउंटेन पर जाने और मेरे बेंटले को वापस जीतने में मेरी मदद करने का वादा किया था। क्या मैं इससे सहमत था? हाँ। आपको अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए, बहनोई। एक असली आदमी कभी भी अपने शब्द से पीछे नहीं हटता है, सु कैनी ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। जियाओ लो ने घटना को याद करने की कोशिश की। यह कार में हुआ था और सु जियाओबे ने भी उसे समझाने के लिए कहा कि वह सु कैनी को अपने बेंटले को वापस जीतने में मदद करे। मन की कुछ शांति पाने के लिए वह मान गया, लेकिन वह कभी भी वादा पूरा नहीं करना चाहता था। इसलिए जियो लो ने हार्डबॉल खेलने का फैसला किया। मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा जो मैंने वादा नहीं किया था। अरे अरे अरे, मुझे मेरे अंतिम हथियार बहनोई को छोड़ने के लिए मजबूर मत करो, सु कैनी ने धमकी के अचूक संकेत के साथ अपनी छाती को फुलाते हुए जवाब दिया। जियाओ लो ने सु कैनी को तिरस्कारपूर्ण रूप से देखा, जिससे वह अपने खतरे को कम करने की उसकी क्षमता पर सवाल उठा रहा था। जियाओ लो ने फिर उसे पीछे छोड़ दिया और सीधे सु ली के अपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। जीजाजी, मैं जानता हूँ कि आप कोई साधारण आदमी नहीं है, अन्यथा आप डेजर्ट ईगल के मालिक क्यों होंगे? क्या मैं सही हूँ? सु कैनी ने ताना मारा क्योंकि वह अपनी छाती पर अपने हाथों के साथ दरवाजे की चौखट पर झुक गया था। वह एक जासूस की तरह बेहद आश्वस्त दिखाई दिया, जिसने सच्चाई की खोज की थी।